अब हम आएंगे असल जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट नंबर 6, जहां से असल मोल कैलकुलेशन आपको खुद से करनी पड़ती है, वो है जी स्टोशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। और ये सारा मोल आपका इसके ऊपर बैठा हुआ है। इसको प्लीज गौर से सुनना कि हमने करना क्या होता है इसमें, ताकि एक ही बार हमारा बेहतरीन करके हो जाए। ठीक है ना। अच्छा, स्टोशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस किन को कहते हैं, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, तो हम अपने पास लिखेंगे दोज कैलकुलेशंस। तो अभी भी ये भी तो स्टोइयोमेट्रिक कैलकुलेशन ही थी। नहीं, जो हम ऊपर कर रहे थे अभी, इनको नहीं हाँ जी। स्टोशियोमेट्रिक में नहीं गिनते। स्टोशियोमेट्रिक बता दूं कौन सी कैलकुलेशंस होती हैं। दोज कैलकुलेशंस which are performed which are performed using balanced chemical equations, using balanced chemical equations। ठीक है, जब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से आप मोलर कैलकुलेशंस परफॉर्म करेंगे तो उसको हम क्या कहते हैं, स्टोइयोमेट्रिक कैलकुलेशंस कहते हैं। अब इसके लिए प्री रिक्विजिट क्या है कि आपको इक्वेशंस की बैलेंसिंग करने आनी चाहिए। ठीक है, तो हम जरा अपने पास एक एग्जांपल लिखते हैं और देखते हैं क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं है। आप अपने पास इससे पहले लिख लो कि एक नोट लिख लो कि ऑल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस मस्ट ओबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सर मैंने ये अभी यूट्यूब से पढ़ा। जी, तमाम जो बैलेंस केमिकल इक्वेशंस होती हैं इनको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या करना चाहिए, ओबे करना चाहिए। अगर आपकी इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे नहीं करी, इसका मतलब है आपने ठीक तरीके से बैलेंस नहीं की हुई। ठीक है ना, क्योंकि हर बैलेंस केमिकल इक्वेशन को ये करना चाहिए काम। अब अगर हम इसको एक एग्जांपल के तौर पे देखें, पहले तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है क्या केमिस्ट्री के लिहाज से। हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि किसी भी इक्वेशन में आपके पास लेफ्ट साइड पे क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स होते हैं, और राइट साइड पे कौन होता है हमारे पास, प्रोडक्ट्स होते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है आप जितना भी रिएक्टेंट का मास डालेंगे उतना ही आपको क्या मिलना चाहिए, प्रोडक्ट्स का मास मिलना चाहिए। बीच में कोई भी मैथ इधर उधर गायब नहीं होना चाहिए, कहीं पे भी मैथ इधर उधर डिलीट नहीं हो जाना चाहिए, जाया नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। तो हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन केमिस्ट्री क्या है कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स शुड बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, हर एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन में ये लॉ फॉलो होगा कि जो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स है वो इक्वल होगा आपके टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स जो आपको मिल रहे हैं उसमें। अब इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल हमारे पास है हेबर्स प्रोसेस की अमोनिया वाली। ठीक है, तो उसमें आपके पास इक्वेशन है N2 प्लस H2 गोज इनटू NH3। अब ये अगर आप बैलेंस इक्वेशन देखो तो बैलेंस है कि नहीं है, बताओ ये नहीं है इक्वेशन सर। बैलेंस है कि नहीं, नहीं नहीं है। है बैलेंस। तो अगर बैलेंस नहीं है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो कर भी नहीं रही होगी। ठीक है, आप बेशक चेक करके देख लें। इसी तरह अगर इधर बैलेंसिंग लगाएं तो हमारे पास यहाँ पे आता है जी N2 प्लस 3H2 गोज इनटू 2NH3। ठीक है, तो बैलेंसिंग मैं खुद से बता देता हूँ अभी के लिए कि क्या है इसकी। अब सबसे पहली बात, इसको क्या फॉलो करना चाहिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो करना चाहिए। लेकिन उस पे जाने से पहले ना जरा इस इक्वेशन को आपको इंटरप्रेट करना आना चाहिए इन टर्म्स ऑफ मोल्स। अगर इस इक्वेशन को मैं इंटरप्रेट करना चाहूँ इन टर्म्स ऑफ मोल्स, तो ये इक्वेशन आपको क्या कहती है, ये इक्वेशन कहती है कि एक मोल ऑफ N2, एक मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस। तो मैं इधर पूरा सेंटेंस लिखता हूँ अपने पास कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस रिएक्ट्स विद 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस टू प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। इस बात में किसी को कोई मसला है, मैंने इस इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ मोल्स क्या किया है, इंटरप्रेट किया है कि वो कहते हैं मोल्स, यहाँ पे जो कोएफिशिएंट में लिखा होता है इसको हम मोलर कोएफिशिएंट बोलते हैं। ये कह रहे हैं कि जी 1 मोल ऑफ N2 3 मोल ऑफ H2 से रिएक्शन करती है और 2 मोल NH3 बना के देती है। इस बात से किसी को कोई मसला है, मैंने गलत कहा हो यहाँ पे? हाँ जी, तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हम। हमें इक्वेशन बता रही है कि 1 मोल ऑफ N2 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन H2 के साथ रिएक्शन करती है और 2 मोल अमोनिया बना के देती है आपको। ठीक है ना। अब आते हैं इस पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पूरा कैसे होता है। ठीक है, तो अब मैसेज अगर लिखें हम, मैथ्स लिखूं मैं सबका इधर राइट हैंड साइड पे, तो मुझे बताओ कि N2, 1 मोल का N2 का मास जो है वो कितना होता है, निकाल सकते हैं हम? हाँ जी, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस का मास निकाल सकता हूँ, जी सर। निकाला जा सकता है ना। किस तरह निकालेंगे, उसका MR, 1 मोल का मास ऑफ अ कंपाउंड या मॉलिक्यूल क्या कहलाता है, MR कहलाता है उसका। तो N2 का MR कितना होता है, तो हमें पता है कि यार नाइट्रोजन जो है आपके पास, N2 का अगर मैं MR निकालूं तो MR किस तरह आएगा, 2 टाइम्स नाइट्रोजन, जो कि कितना बनता है 2 टाइम्स 14 ग्राम्स, तो ये कितना बन गया 28 ग्राम्स। ये MR ऑफ नाइट्रोजन है। ऐसे ही, और 1 मोल नाइट्रोजन ही है ना मेरे पास। देखो इधर 1 मोल नाइट्रोजन के लिए ही निकालना था ना मैथ्स, तो मैंने निकाल लिया। ठीक है, अब आते हैं कि अगर हाइड्रोजन का MR निकालना हो आपने, हाइड्रोजन गैस का MR किस तरह निकालेंगे, तो MR इसका कि कौन बनाता है 2 टाइम्स हाइड्रोजन का मास। ऐसे ही, तो हमारे पास इसका MR कितना बनेगा 2 टाइम्स 1 ग्राम्स, जो कि कितना बनता है 2 ग्राम्स बनता है हाइड्रोजन का मास। ये MR ऑफ हाइड्रोजन है, यानी 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस का मास है।
इसी तरह NH3 के लिए निकालें अगर, तो NH3 का MR यानी 1 मोल ऑफ NH3 का मास कितना बनता है, तो इसमें आपके पास एक नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन है, तो 1 नाइट्रोजन इज 14 ग्राम्स एंड 3 हाइड्रोजन इज 3 ग्राम्स, तो हमारे पास ये बनता है 17 ग्राम्स। ठीक है, लेकिन अब जरा इधर एक चीज देखना, अगर इस टाइम पे आप देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा? नहीं हो रहा। हाँ जी, क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा? नहीं सर। क्योंकि हम अगर बात नहीं हो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स देखें अपने पास, तो वो कितना है 30 ग्राम्स, और जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो तो सिर्फ 17 ग्राम्स है। तो मास ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स तो इक्वल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो आपने यहाँ पे एक चीज भूल गए हैं कि यार हाइड्रोजन जो है एक मोल नहीं प्रोड्यूस, एक मोल नहीं यूज हो रहा है, यहाँ पे 3 टाइम्स हाइड्रोजन यूज हो रहा है। ऐसे हाइड्रोजन का जो मास है, यानी ये तो 2 ग्राम्स, तो 1 मोल हाइड्रोजन का मास है ना, MR है उसका, यानी 1 मोल हाइड्रोजन गैस का मास 2 ग्राम्स होता है। आपने कितने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस यूज किए? 3 टाइम्स दैट मास ऑफ हाइड्रोजन यूज किया है, तो यानी 2 ग्राम्स टाइम्स 3 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 3 दफा वो मास ऑफ हाइड्रोजन आपने यूज किया। इसी तरह जो अमोनिया प्रोड्यूस हो रही है, ये तो अमोनिया के 1 मोल का मास है ना, MR है उसका, 1 मोल अमोनिया का मास है। आपने कितने मोल यूज किए? 2 मोल अमोनिया यूज किया, तो यही मास आपको कितनी दफा मिलेगा? 2 टाइम्स मिलेगा। ठीक है ना, तो अब जरा जाके देखते हैं कि यार इधर टोटल मास ऑफ नाइट्रोजन फिर कितना यूज किया आपने? 28 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन यूज की। हाइड्रोजन कितना यूज किया? 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन का मास इज 2 ग्राम्स, हमने MR से निकाला है, आपने 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन यूज किए हैं, तो 1 मोल अगर 2 ग्राम्स है तो 3 मोल टाइम्स 3 हो जाएगा, तो ये कितना बनता है? 6 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन आपने यूज किया, और आपको जो प्रोडक्ट मिला वो अमोनिया का मास मिला 2 टाइम्स। अमोनिया का 1 मोल का मास कितना होता है? 17, तो हमारे पास 2 टाइम्स या 2 मोल्स ऑफ अमोनिया का मास कितना बनेगा? 34 ग्राम्स। ठीक है ना, तो हमारे पास 3 मोल हाइड्रोजन का मास यूज हुआ और हमारे पास 2 मोल अमोनिया का मास यूज हुआ। अब हमें पता है 1 मोल का मास कितना होगा, तो हम 3 से मल्टीप्लाई करके 3 मोल के लिए निकाल सकते हैं। अब देखना, तो क्या मास ऑफ रिएक्टेंट्स और मास ऑफ प्रोडक्ट क्या आपस में इक्वल है कि नहीं? हाँ जी, जी टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स सर। कितना आ रहा है हमारे पास? 34 ग्राम्स। प्रोडक्ट का मास कितना मिल रहा है? 34 ग्राम्स। तो इसका मतलब है ये इक्वेशन स्टोइकोमेट्रिकली क्या हुई हुई है? बैलेंस हुई हुई है। अब आप इस पे अपनी तमाम मोलर कैलकुलेशंस क्या कर सकते हैं? परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है ना, अब इसी इक्वेशन को मैथ्स की टर्म्स में अगर मैंने इंटरप्रेट करना होता तो मैं क्या कहता? मैं कहता कि 28 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन 6 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है और 34 ग्राम्स ऑफ अमोनिया प्रोवाइड करता है आपको। ठीक है, जैसे मोल्स की टर्म्स में जब हमने किया, हमने कहा 1 मोल ऑफ N2 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है और 2 मोल अमोनिया बना के देता है। इसी तरह आप मैथ्स की टर्म्स में भी इसको आप इंटरप्रेट कर सकते हो कि भाई 28 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन 6 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है और 34 ग्राम्स ऑफ अमोनिया बना के देता है। ठीक है ना, तो ये अब आपके पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन इस तरह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हमेशा फॉलो कर रही होगी। आपने सिर्फ अगर कंफर्म करना है तो आपने सिर्फ क्या करना है, आपने मैसेज निकाल लेने हैं टोटल रिएक्टेंट्स के और टोटल प्रोडक्ट्स के, कि कितने कितने मास आपको मिल रहे हैं इक्वेशन के थ्रू। अच्छा, अब इसी तरह आगे भी इसके एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल देखते हैं। अब आपके पास एक इक्वेशन है SO2 प्लस O2 गोज इनटू SO3, तो 2SO2 प्लस O2 गोज इनटू 2SO3। जी, ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है आपके पास, जिसमें सल्फर्स एंड ऑक्सीजन तमाम सारा कुछ बैलेंस हुआ है। अब उसने आपने क्या करना है, आपने एक तो इसको इंटरप्रेट करना है इन टर्म्स ऑफ मोल्स। मुझे बताओ, अगर ऑक्सीजन के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो वहां पे कितने मोल्स मेंशन हुए हैं? 1 मोल मेंशन हुआ है। ठीक है, अगर कहीं भी कुछ नहीं लिखा तो वहां पे क्या लिखा है? 1 लिखा हुआ है। अब इसको अगर इन टर्म्स ऑफ मोल्स हम इंटरप्रेट करें तो इक्वेशन हमें क्या कहती है कि 2 मोल ऑफ SO2 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं और 2 मोल SO3 बना के देते हैं। ठीक है ना, कि 2 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू गिव 2 मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। अब अगर हम मास की टर्म्स में देखें, क्या ये इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही, तो वो हम चेक कर सकते हैं। अब हम कैसे चेक करेंगे कि हम सबसे पहले SO2 का 1 मोल का मास निकालेंगे। ठीक है, और इक्वेशन में कितने मोल्स SO2 है? 2 मोल है, तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे उसको। ठीक है, यानी इधर 2 मोल ऑफ SO2 का मास रिएक्ट करता है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन का मास के साथ, और 2 मोल ऑफ SO3 का मास प्रोवाइड करके देता है आपको। तो हम जरा देखते हैं SO2 का अगर मैं MR निकालूं तो वो किस तरह आएगा? एक सल्फर है, 2 ऑक्सीजन है, तो हमारे पास एक सल्फर कितना होता है जी? 32 ग्राम्स, प्लस 2 ऑक्सीजन भी कितने होते हैं? 32 ग्राम्स होते हैं। एक ऑक्सीजन 16 है, तो 2 टाइम्स 16 इज 32, तो हमारे पास टोटल कितना बनता है? MR ऑफ SO2 64 ग्राम्स बनता है। ये MR है, यानी 1 मोल ऑफ SO2 का मास है ये। ऐसे ही आपने इक्वेशन में कितने यूज हो रहे हैं? 2 मोल यूज हो रहे हैं, तो हमारे पास SO2 का टोटल मास कितना यूज हो रहा होगा इस रिएक्शन में? 2 टाइम्स 64 ग्राम्स, तो वो कितना बनता है? 100 एंड कितना बनेगा? 2 टाइम्स 128 बनेगा। 128। हाँ जी। 128 ग्राम्स आप SO2 का क्या कर रहे हो? यूज कर रहे हो इक्वेशन के लिहाज से। इसी तरह ऑक्सीजन जो है आपके पास, इसका MR निकालें तो MR बनता है 2 टाइम्स ऑक्सीजन का मास, जो कि 2 टाइम्स 16 ग्राम्स है, तो वो हमारे पास कितना बनेगा? 32 ग्राम्स। 32 ग्राम्स इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, और आपने 1 मोल ही इस्तेमाल किया ना, तो इसका मतलब है कि हमने 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन का रिएक्शन कराया है
और ये हमें क्या देगा, 2 मोल SO3 का मास देगा। तो पहले आप MR ऑफ SO3 निकालो, यानी 1 मोल का मास ऑफ SO3। तो हमारे पास एक सल्फर है प्लस 3 टाइम्स इसमें क्या है, ऑक्सीजन है। तो हमारे पास 1 टाइम्स 32 प्लस 3 टाइम्स 16, ये कितना बनता है जी? MR कितना आ रहा है इसका? 80 आता है। तो 80 ग्राम्स, ये है 1 मोल ऑफ SO3 का मास, MR है। 1 मोल ऑफ SO3 का मास, आपने इक्वेशन में कितने SO3 मिल रहे हैं, 2 मोल मिल रहे हैं, तो 2 मोल का टोटल मास कितना होगा, 80 ग्राम्स टाइम्स 2, जो कि कितना बनता है, 160 ग्राम्स। ठीक है ना, यानी 128 ग्राम्स ऑफ SO2 रिएक्ट्स विद 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन एंड गिव्स यू 160 ग्राम्स ऑफ SO3। अब देखते हैं क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी फॉलो हुआ कि नहीं हुआ। तो आप देखो कि टोटल जो रिएक्टेंट्स है हमारे, इनका मास कितना बन रहा है, सम करो जरा ना आपस में, तो ये कितना बनेगा, 160 ग्राम्स बनेगा। आप ऐड करके चेक कर लो। और जो प्रोडक्ट है उसका भी टोटल मास कितना मिल रहा है, 160 ग्राम्स, उसका भी टोटल मास मिल रहा है। इसका मतलब है ये इक्वेशन स्टोइचियोमेट्रिकली बैलेंस्ड है। ठीक है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ओबे कर रही है इस टाइम पे। क्लियर है इतनी बात? क्लियर है जी। सर। अच्छा, अब मैं आपसे क्या चाहता हूँ, मैं आपसे ये चाहता हूँ कि आप जब इक्वेशन देखें तो आप एटलीस्ट इतना आपको पता हो कि ये जो SO2 है, इसका जो भी 1 मोल का मास है वो यहाँ पे टाइम्स 2 पड़ा हुआ है। ठीक है, इसी तरह ऑक्सीजन गैस जो है सेकंड रिएक्टेंट, इसका जो भी मास है वो यहाँ पे टाइम्स 1 इस्तेमाल हो रहा है। और इसी तरह जो SO3 है, इसका जो भी 1 मोल का मास बनेगा यानी MR बनेगा, वो यहाँ पे 2 टाइम्स इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है ना, तो हम आपको सिर्फ एटलीस्ट इतना देख के इसको अंदाजा लगाना आना चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात मुझे क्या चाहिए कि आपको इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ मोल्स इंटरप्रेट करना आना चाहिए कि 2 मोल ऑफ SO2 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है और 2 मोल आपको क्या दे रहा है, SO3 प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, अब हम आते हैं एक और चीज पे, जो कि एक फैक्ट आपने याद रखना है। तो फैक्ट हम ये याद रखेंगे कि ऑल गैसेस, या आप अपने पास लिखो जी कि आप लिखो जी, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर इज इक्वल टू 24 dm³ ये एक फैक्ट आपने याद रखना है कि किसी भी गैस का 1 मोल हमेशा एट रूम टेम्परेचर एंड कंडीशंस आपको वॉल्यूम कितना देगा, 24 dm³ उसका वॉल्यूम होगा। ठीक है, अब ये गैस बेशक ऑक्सीजन गैस हो, ये गैस नाइट्रोजन गैस हो, अगर इन दोनों का एक एक मोल आपने ले लिया है एट रूम टेम्परेचर एंड कंडीशंस ले लिया है, तो इसका मतलब है उस 1 मोल ऑफ गैस का वॉल्यूम कितना होगा, 24 dm³ होगा। ये एज अ फैक्ट आपने याद रखना है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर 1 मोल ऑफ गैस 24 dm³ होती है, तो कहीं पे अगर 2 मोल ऑफ गैस हो तो उसका कितना वॉल्यूम होगा, 48 dm³। ये तीनों याद कर लेना बेशक। और 3 मोल ऑफ गैस अगर आपके पास कहीं पे मिल जाए, तो वो 24 × 3, जो कि कितना बनता है, 72 dm³। ठीक है, ये वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस हैं एट रूम टेम्परेचर एंड कंडीशंस है सिर्फ। आप इस जो वॉल्यूम है इसको आप कहते हो मोलर वॉल्यूम, VM भी बोलते हैं इसको, मोलर वॉल्यूम के वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस एट रूम टेम्परेचर एंड कंडीशंस इज 24 dm³। ये एक फैक्ट है, आपने याद करना है इसको। ठीक है, तो अभी तक हमने इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ मोल्स इंटरप्रेट करना सीखा है। हमने मैसेज के साथ अगर इंटरप्रेट करनी हो तो हम मैसेज निकाल के बैलेंस केमिकल इक्वेशन में लिख के उसके बाद क्या कर लेते हैं, इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ मास पढ़ सकते हैं। इसी तरह अब हम इसको इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम भी पढ़ने के काबिल हैं, हम इनके वॉल्यूम्स उठा के लिखते हैं। मुझे बताओ कि अगर 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन है तो इसका कितना वॉल्यूम होगा एट रूम टेम्परेचर एंड कंडीशंस? हाँ जी, मैं ऊपर वॉल्यूम्स लिखने लगा हूं अब। जवाब देना जरा। हमने कहा 1 मोल ऑफ किसी भी गैस की हो एट रूम टेम्परेचर एंड कंडीशंस, उसका वॉल्यूम कितना होता है, 24 dm³ होता है। तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस जो है इसका वॉल्यूम कितना होगा, 24। 24 dm³। 24 dm³। इसका मतलब है आप इस रिएक्शन में ऐसे बोल सकते हैं कि 24 dm³ ऑफ नाइट्रोजन आप रिएक्शन करा रहे हैं विद 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस हो तो उसका कितना वॉल्यूम होता है, मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस थी उसका वॉल्यूम है 24 dm³। एनी गैस एट रूम टेम्परेचर कंडीशन उसका 1 मोल 24 dm³ के इक्वल होता है। ठीक है, अब मुझे बताओ अगर 1 मोल हाइड्रोजन गैस हो तो उसका वॉल्यूम कितना होगा एट रूम टेम्परेचर कंडीशन? जवाब देना साथ साथ। 24 dm³ होगा ना 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस का। ऐसे ही आपके पास कितने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस है यहाँ पे, 3 मोल है, तो 3 मोल ऑफ गैस पे कितनी होगी, तो वो 72 dm³ के इक्वल होगी। ऐसे ही, और मुझे बताओ इधर 2 मोल अमोनिया गैस है तो इसका टोटल वॉल्यूम कितना बनेगा एट रूम टेम्परेचर कंडीशंस? 1 मोल का अगर 24 होता है तो 2 मोल अमोनिया यहाँ पे, तो इसका मतलब है वहां पे 48 dm³ ऑफ अमोनिया गैस प्रोड्यूस होगी। ठीक है, अब जरा इस इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम आप इंटरप्रेट कर सकते हैं कैसे, कि आप कह सकते हैं कि 24 dm³ ऑफ N2 reacts with 72 dm³ of hydrogen gas and produces 48 dm³ of NH3। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या कर लिया, हमने 3 टर्म्स में इक्वेशन को इंटरप्रेट करना सीख लिया। ठीक है, और बेसिकली बाद में यही करना है, आपने जब भी मोलर कैलकुलेशंस करनी है आपने इन्हीं चीजों को इस्तेमाल करना है। तो पहले जरा इनको लिखना आना चाहिए किसी भी इक्वेशन पे। इसी तरह मुझे बताओ कि इस वाली इक्वेशन में आपके पास SO2 के कितने मोल्स हैं, 2 मोल। 1 मोल ऑफ एनी गैस एट रूम टेम्परेचर एंड कंडीशंस इज 24 dm³। 2 मोल SO2 का कितना मास होगा, सॉरी कितना आपके पास वॉल्यूम होगा, 48 dm³। यानी SO2 के 48 dm³ रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के 1 मोल के वॉल्यूम के साथ, तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन का कितना वॉल्यूम होगा, 24 dm³। 24।
और आपको 2 मोल SO3 देगा, यानी 2 मोल वॉल्यूम ऑफ SO3 देगा, यानी 48 dm³ ऑफ SO3 प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो हम किसी भी इक्वेशन में ये 3 बातें खुद से उठा के लिख सकते हैं, हमें किसी उसको उसको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। सिर्फ उसने क्या करना है, उसने आपसे बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखवा लिया अगर, तो ये सारी बातें आप खुद से निकाल सकते हैं। अगर दे दिए तब भी ये सारी बातें आप खुद से निकाल सकते हो। ठीक है ना। और मोल्स में जब भी आपने कैलकुलेशंस करनी है, आपको इन्हीं बातों को यूज करके एक ना एक स्टैंडर्ड चाहिए हुआ करेगा। जैसे हमारे पास ना मैं आपसे कहूँ यार, मुझे बताओ कि 500 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं। आप क्या करते हैं, आप पहले सोचते हैं कि यार हमने स्टैंडर्ड क्या याद किया है, हमने स्टैंडर्ड ये याद किया है कि यार 1 किलोमीटर जो होता है उसमें 1000 मीटर होते हैं। ये क्या है, एक स्टैंडर्ड ये आपने खुद से निकाला हुआ है या खुद से याद किया हुआ है, ऐसी है। तो आप फिर कहते हो अच्छा 500 मीटर्स हों तो फिर कितने किलोमीटर होने चाहिए, तो यहाँ से सॉल्व हो जाता है ये। ठीक है, इसी तरह अगर आपसे मैं कहूँ जी मुझे बताएं 0.1 ग्राम्स किलोग्राम्स में कितना होगा, तो आपने क्या किया होगा, आपने एक स्टैंडर्ड याद किया होगा कि 1 किलोग्राम जो होता है उसमें अगर 1000 ग्राम्स होते हैं तो 0.1 ग्राम जो है उसमें कितने किलोग्राम्स होंगे। ऐसे ही करते हैं ना। इसी तरह ये इक्वेशंस जो है आपको, ये आपको वॉल्यूम के लिए, मास के लिए और मोल्स के लिए, ये जो लिखे हुए हैं मोल्स, इनके लिए क्या देती है, स्टैंडर्ड प्रोवाइड करती है। ये इक्वेशन से आपने स्टैंडर्ड निकालना होता है। तो फॉर एग्जांपल आपको इक्वेशन बता रही है मोल्स की टर्म्स में, इसको जरा इंटरप्रेट करो। मोल्स की टर्म्स में इक्वेशन कहती है कि 1 मोल ऑफ N2 हमेशा 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा। तो वो कहता है बताओ, वो फॉर एग्जांपल आपसे कहता है हाउ मेनी मोल्स ऑफ N2 रिएक्ट विद 5 मोल्स ऑफ H2, आपसे ये पूछ लेता वो। तो मैंने क्या करना है, मैंने इक्वेशन पे जाना है और मैंने देखना है कि मोल्स ऑफ N2 और मोल्स ऑफ H2 के बीच में स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या बता रही है, मुझे कौन सा स्टैंडर्ड बता रही है, इक्वेशन से निकालूंगा। इक्वेशन मुझे कहती है, इक्वेशन पे जब मैं गया, इक्वेशन ने मुझे कहा कि यार N2 के जो मोल्स हैं, N2 का 1 मोल हमेशा H2 के 3 मोल से रिएक्शन करता है। तो यहां से मुझे स्टैंडर्ड मिले, तो अब मैं स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड अपने पास लिखूंगा कि यार मोल्स ऑफ N2 और मोल ऑफ H2, इनके बीच में क्या स्टैंडर्ड है। इक्वेशन क्या बताती है कि N2 का 1 मोल H2 के 3 मोल से रिएक्शन करता है। तो अगर आपके पास, अब सवाल में क्या पूछा कि अगर 5 मोल ऑफ H2 हो तो कितना रिएक्शन होगा, तो अगर मेरे पास इसके 5 मोल्स हो तो इसके कितने मोल्स रिएक्ट करने चाहिए। तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, मुझे यहां से पता लगा कि जी आपके पास 5/3 इज इक्वल टू एक्स। अब 5/3 का जवाब कितना आता है, जल्दी से निकालो। 1.666 कितना आता है, 1.666 1.666 मोल्स ऑफ N2 आपके पास रिएक्ट करते हैं विद 5 मोल ऑफ H2। ठीक है, तो ये बेसिकली इक्वेशन में आपने क्या, ये सारी चीजें फिलअप करने का मकसद ही ये है कि हमारे पास स्टैंडर्ड्स पड़े हो सारे। ठीक है, इसी तरह वो आपसे कह सकते हैं कि मुझे बताओ कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ N2 रिएक्ट विद 10 ग्राम्स ऑफ H2। तो अब मेरे पास रेशो मुझे किसकी चाहिए, मुझे एक स्टैंडर्ड चाहिए ऑफ रेशो मास ऑफ N2 एंड मास ऑफ H2 के बीच में। वो मुझे इक्वेशन देगी मास ऑफ N2 रेशो मास ऑफ H2। अब मुझे एक स्टैंडर्ड चाहिए, मुझे पता तो ये करना है ना कि यार 10 ग्राम्स ऑफ H2 हो तो इसके साथ कितना N2 रिएक्ट करता है। तो मुझे एक पहले एक स्टैंडर्ड चाहिए, इससे पहले वो इक्वेशन देगी मुझे। इक्वेशन मुझे क्या कहती है, इक्वेशन मुझे कहती है कि 28 ग्राम्स ऑफ N2 रिएक्ट करता है, सॉरी 28 ग्राम्स ऑफ N2 रिएक्ट करता है विद 6 ग्राम्स ऑफ H2। ये मुझे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ने स्टैंडर्ड बताया कि ये रिएक्शन जब भी होगा इस तरह होगा कि 28 ग्राम्स ऑफ N2 6 ग्राम्स ऑफ H2 से रिएक्शन करेगा। तो मैं जाऊंगा, मेरे पास स्टैंडर्ड आ गया कि यार अगर N2 के 28 ग्राम्स होते तो वो 6 ग्राम्स ऑफ H2 से रिएक्शन करते। तो मेरे पास अगर 10 ग्राम्स ऑफ H2 है तो उसके साथ कितना रिएक्शन करना चाहिए। तो मैं यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके 28 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू एक्स, मुझे जवाब मिल जाएगा मास ऑफ H2, सॉरी मास ऑफ N2 जो कि रिएक्ट करेगा उसके साथ। ठीक है ना। तो ये बेसिकली एमी एमी नहीं लिख रहे हम, इसका एक मकसद है कि ये जो आप ऊपर फिलिंग कर रहे हो वॉल्यूम के लिए, मास के लिए, मोल्स के लिए, ये आपने क्या करना है, ये बाद में आपको स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करेगा टू सॉल्व मोल के क्वेश्चंस। ठीक है ना। इसी तरह एक और एग्जांपल देखते हैं। एक और एग्जांपल क्या हम लिख सकते हैं, चलिए आसान सी एक एग्जांपल हो, अगर हम एक और एग्जांपल लिखते सर हैं। छुट्टी। बस दे रहा हूँ, छुट्टी दे रहा हूँ। हाँ, मैं आपको एग्जांपल बना के देता हूँ। आपके पास है जी H2। अब इसके लिए ना हम पूरा टेबल बनाएंगे। H2 प्लस I2 गोज इनटू 2 मोल्स ऑफ HI, सारे गैसेस हैं। अब हमने इसी इक्वेशन में से ये सारी बातें निकालनी है। हमने मोल की रेशो लिखनी है अपने पास, हमने मास की रेशो लिखनी है अपने पास इक्वेशन से उठा के, और हमने वॉल्यूम की रेशो लिखनी है अपने पास। तो हम जरा एक टेबल बनाते हैं। अच्छा तो हम अपने पास ये इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं। अब मुझे बताओ इक्वेशन क्या कहती है कि H2 के कितने मोल्स I2 के कितने मोल्स से रिएक्शन करते हैं। हाँ जी, जवाब देना यार। कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करता है हाँ, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन के गैस। साथ यहाँ पे क्या है 1, तो इसका मतलब है 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ I2 एंड प्रोड्यूसेस हाउ मेनी मोल्स ऑफ HI। 2 मोल्स। हाँ जी, तो हमें 2 मोल ऑफ
एच आई प्रोड्यूस करके देती है। अब अगर मैथ्स की टर्म्स में इस इक्वेशन को लिखें तो मैथ्स की टर्म्स में मैथ्स के बारे में क्या क्या बता रही है इक्वेशन के हाइड्रोजन का 1 मोल का मैस जो कि कितना होता है उसका एमआर होता है, कितना बनता है एमआर निकालो उसका पहले तो 2 टाइम्स हाइड्रोजन का मैस है जो कि कितना बनता है 2 ग्राम्स। ये 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन का मैस है। क्या इक्वेशन में 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन यूज किया हमने ऐसे ही है ना, 1 मोल यूज किए तो इसका मतलब है 2 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन I2 के साथ रिएक्शन करती है। I2 का मास कितना होता है तो I2 का भी MR निकालना पड़ेगा। MR निकालेंगे 2 टाइम्स आयोडीन का मास है इसमें। आयोडीन का जो मास होता है वो आपके पास होता है जी 126.9। तो हम इसको 126.9, हाँ ठीक है हम 126। राउंडेड फिगर्स नहीं यूज करते। चलो 127 ले लेते हैं फिर। तो 2 टाइम्स 127 ये असल में ए लेवल वाला पीरियोडिक टेबल है, आप लोगों वाले में राउंड फिगर्स ही होते हैं। ठीक है, तो 2 टाइम्स 127 कितना बन गया 254 तो इसका एमआर बनता है 254 ग्राम्स। और एमआर होता है 1 मोल ऑफ आयोडीन का मास। ऐसे ही तो ये जो 1 मोल ऑफ आयोडीन इक्वेशन में यूज हुई है तो इसका मतलब है कि आपने 254 ग्राम्स ही यूज किए हैं आयोडीन के। तो आयोडीन का 254 ग्राम्स जो है वो रिएक्शन करेगा और 2 मोल एच आई बना के देगा। ठीक है, तो एच आई का पहले तो एमआर निकाल लो। एमआर कितना आएगा जी 1 टाइम्स हाइड्रोजन का मास है प्लस 1 टाइम्स आयोडीन का मास है। तो हमारे पास एक हाइड्रोजन का मास इज 1 ग्राम प्लस दूसरा कितना बनेगा 127 ग्राम्स, तो ये कितना बनता है 128 ग्राम्स। लेकिन ये तो 1 मोल का मास है, आपने एच आई कितना प्रोड्यूस हुआ इस रिएक्शन में 2 मोल, तो 2 टाइम्स ये वैल्यू प्रोड्यूस होगी, कितनी बनती है 256 तो ये बनती है 256 ग्राम्स। एक बार काउंटर चेक के लिए आप बताओ रिएक्टेंट्स का जो टोटल मास आ रहा है वो प्रोडक्ट के टोटल मास के इक्वल आ रहा है, हाँ जी जी आ रहा है ना। तो ये देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी फॉलो कर रहे हैं। अब वॉल्यूम के बारे में हम क्या इधर स्टैंडर्ड्स लिख सकते हैं। इक्वेशन कहती है 1 मोल ऑफ H2 का वॉल्यूम तो यानी 24 डीएम क्यूब ऑफ H2 रिएक्ट करता है I2 के 1 मोल के वॉल्यूम के साथ यानी 24 डीएम क्यूब ऑफ I2 के साथ, और हमें क्या बना के देता है 2 मोल वॉल्यूम ऑफ HI बना के देता है। और 1 मोल का अगर 24 है तो 2 मोल के लिए कितना होता है 48 डीएम क्यूब उसका वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो हमारे पास ये सारी बातें अब हमने क्या कर ली है अपने पास लिख ली है। ठीक है, तो ये किसी भी इक्वेशन में मोल्स वाला तो डायरेक्टली इक्वेशन को देख के हमें ये वाला सारा रेशो समझ आ जाता है, मैथ्स वाला लिखना पड़ जाता है और वॉल्यूम वाला भी कभी कभार आपको क्या करना पड़ेगा लिखना पड़ेगा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कहता है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HI is produced from 3 moles of H2। अब ये सवाल थोड़ा सा ढींगा सीधा सीधा नहीं है। ठीक है, आपने हमेशा क्या करना होगा, आपने हमेशा सबसे पहले देखना है रेशो लग किसके बीच में रहा है। रेशो किसके बीच में है वो इधर सवाल से पता लगेगा। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ एच आई का मतलब है मास ऑफ एच आई। ठीक है, यानी मास ऑफ एच आई और प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 3 मोल्स ऑफ आई टू, यानी मोल्स ऑफ H2 क्या कर रहे हैं हम यूज कर रहे हैं तो ये मोल ऑफ H2 है। रेशो किसके बीच में मोल ऑफ H2 और मास ऑफ एच आई के बीच में। अब इसके लिए आपको स्टैंडर्ड चाहिए, ये ऊपर स्टैंडर्ड मिल जाएगा अभी। स्टैंडर्ड क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड आपसे ये टेबल आपको बता रहे हैं स्टैंडर्ड, वो कहते हैं जी कि मोल ऑफ H2, 1 मोल ऑफ H2 आपको कितना मास ऑफ एच आई देता है 256 ग्राम्स देता है। ठीक है, अब ये इक्वेशन आपको स्टैंडर्ड बता रही है मोल्स ऑफ H2 और मास ऑफ एच आई के बीच में कि 1 मोल ऑफ H2 ले लो तो 2 मोल ऑफ एच आई बनेगा, यानी कितना मास बनेगा 256 ग्राम्स ऑफ एच आई बनेगा। ठीक है, तो हमने अपने तो हमने अपने पास ये स्टैंडर्ड इधर से निकाला कि यार 1 मोल इसका मुझे 256 ग्राम्स देता है, तो मैं अपने पास लिखूंगा कि 1 मोल ऑफ H2 गिव्स मी 256 ग्राम्स ऑफ एच आई। तो अगर मैं 3 मोल्स ऑफ H2 यूज करता हूं तो मुझे कितने ग्राम्स ऑफ एच आई मिलने चाहिए, तो मैं यहां से अपने पास निकालूंगा तो वो कितना बनेगा 256 टाइम्स 3 जो कि कितना बनता है 768 ये बनेगा 768 ग्राम्स ऑफ एच आई। सारे मोल्स में आपने यही काम करना है। वो अब क्या करेगा, वो कौन कौन सी रेशोज आपसे लगवा सकता है तो वो आपसे इस तरह की रेशोज लगवाएगा। वो मोल टू मोल, एक चीज के मोल दूसरी चीज के मोल, वो आपसे मोल टू मैस, एक चीज के मोल और दूसरी चीज के मैस यूज करना पड़ जाए। इसी तरह मोल टू वॉल्यूम, ठीक है, इसी तरह वॉल्यूम टू वॉल्यूम, वॉल्यूम टू वॉल्यूम रेशो लगानी पड़ सकती है। इसी तरह मैस टू मैस रेशो भी लगानी पड़ सकती है, एक चीज का मैस दूसरी चीज का मैस। ठीक है, और एक और चीज है इसमें, अभी वो मैं इधर नहीं बता रहा आपको, थोड़ा कल इसको हम उधर देखेंगे कि क्या करना है उसके साथ। तो वो है हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स। बस लास्ट सवाल पूछ रहा हूँ, जवाब देके आप बेशक क्लास फिर खत्म करते हैं। मुझे बताओ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं उसके। 6.0 into 1023। हाँ जी, एवोगाड्रोस नंबर याद है, ऐसे ही है ना, एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे H2 के 1 मोल है, यानी H2 के कितने मॉलिक्यूल्स हैं 6.0 into 1023। बिल्कुल, H2 मॉलिक्यूल्स है हमारे पास। इसी तरह I2 के कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं, सेम वैल्यू। और HI के कितने आपके पास मिलेंगे आपको, HI के लिए बताओ। 2 into 6 into 1023। HI हमारे पास 1 मोल नहीं है, कितने मोल है 2 मोल है, इक्वेशन से मिल रहा है। इसका मतलब है जो 1 मोल में होते हैं वो 2 टाइम्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, यानी 2 टाइम्स 6.0 into 10 इज पावर
23 मॉलिक्यूल्स ऑफ HI, मॉलिक्यूल्स ऑफ HI मिलेंगे। तो अब आपने एक और चीज ऐड कर दी अपनी उसमें क्या कहते हैं इन्वेंट्री में। अब आपसे वो अगर मोल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स को रेशियो लगवा ले तो आप तब भी लगा सकते हैं, आपको स्टैंडर्ड पता लग जाएगा फ्रॉम दिस टेबल के अगर फॉर एग्जांपल वो बोलता है बताओ जी के 0.5 मोल्स ऑफ H2 कितने नंबर ऑफ HI मॉलिक्यूल्स बना के देता है आपको। तो आपको ये पता है, इक्वेशन बता रही है कि 1 मोल ऑफ H2 आपको 2 इंटू 10 6 इंटू 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ HI देती है। तो H2 के 0.5 मोल्स हो तो कितने आपको पार्टिकल्स ऑफ HI मिलने चाहिए। ठीक है ना। अब सारा मोल्स इस बात पे चलता है कि आपको ये सारी चीजें निकालने आनी चाहिए उसमें। अब ये पूरा पूरा टेबल तो नहीं बनाना पड़ेगा सवालों में आपको, ना पेपर में पूरा टेबल बनाना पड़ेगा। आपने पेपर में क्या करना है, आपने लाजमी आपको एटलीस्ट ये जो बात पूछी जाए वो बात निकालनी आनी चाहिए कि फर्ज करो H2 के मोल्स और HI के मास में रेशो थी, तो आपको इक्वेशन से स्टैंडर्ड ये लिखने आनी चाहिए, H2 के मोल लिखने आनी चाहिए और HI के मास लिखना आनी चाहिए कि इक्वेशन में मिल कितना है। ठीक है ना। कल इधर से कंटिन्यू करेंगे, अभी के लिए इतना काफी। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशंस किनको बोलते हैं। स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशंस जो हैं वो हम किसी भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को यूज करते हुए कर सकते हैं। ठीक है। इन कैलकुलेशंस में अब क्या क्या आता है, स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशंस में सारा मोल्स इस पे चलता है। ठीक है। मोल्स में कोई भी सवाल हो, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पढ़ी है तो हम कर सकते हैं। ठीक है ना। अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से आपको क्या क्या निकालना आना चाहिए, तो उस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से एक तो आपको मोल टू मोल रेशो निकालना आना चाहिए किसी भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बीच में। इसी तरह मास टू मास रेशो निकालना आना चाहिए किसी भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बीच में। और इसी तरह आपको वॉल्यूम टू वॉल्यूम रेशो, इसी तरह नंबर ऑफ पार्टिकल्स रेशो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालनी आनी चाहिए रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स के दरमियान में या दो रिएक्टेंट्स के दरमियान में या एक रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट के दरमियान में। इक्वेशन आपको हर चीज़ के बारे में बता रही थी। ठीक है। इसी तरह हमें हमारे पास मोल टू मास यानी दो क्वांटिटीज़ के बीच में भी रेशो निकालनी आनी चाहिए। इसी तरह हमारे पास मोल टू वॉल्यूम निकालनी आनी चाहिए आपको। ठीक है। मास टू वॉल्यूम रेशो निकालनी आनी चाहिए। इसी तरह मास टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इसी तरह मोल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इसी तरह वॉल्यूम टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो ये चंद एक रेशोज हैं जो हमें इक्वेशन से डायरेक्टली मिलेंगे, हमें देखने में ज़्यादा लग रही हैं, वैसे है नहीं ये ज़्यादा। ठीक है। एक बार सिर्फ प्रैक्टिस हो जाएगी कि इक्वेशन को यूज़ करते हैं किस तरह मोल की कैलकुलेशंस के लिए। तो इक्वेशन ने आपको सिर्फ एक चीज़ देनी है और वो हमारा है यूनिटरी स्टैंडर्ड। इक्वेशन ने आपको एक स्टैंडर्ड बात बतानी है। जैसे हमें एक यूनिटरी स्टैंडर्ड पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, इसी तरह इक्वेशन आपको बताया करेगी कि फलाने रिएक्टर ने कितने मोल्स ऑफ दूसरे रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन करना है, या फलाने रिएक्टेंट का कितना वॉल्यूम दूसरे के साथ कितने मास के साथ रिएक्शन करता है, या रिएक्टेंट ए और रिएक्टेंट बी में मोल टू मोल रेशो क्या चल रही है, मास टू मास रेशो क्या चल रही है। यानी स्टैंडर्ड आपको हमेशा इक्वेशन दिया करेगी। ठीक है ना। तो हमारा काम असल मकसद यही हुआ करेगा, कोई भी मोल्स का सवाल करना है आपको सबसे पहले एक स्टैंडर्ड चाहिए जिसके थ्रू हम अपना जवाब मोल्स का निकाला करेंगे। ठीक है ना। तो अब जरा हम थोड़ी प्रैक्टिस की तरफ आते हैं इसकी। तो ये तमाम रेशोज हैं जो हमें पता होनी चाहिए और हमारा काम इक्वेशन से हमेशा स्टैंडर्ड निकालना है कि स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको क्या कहती है कि कितनी चीज़ कितने के साथ रिएक्शन करती है। तो एक एफएक्यू है हमारे पास, वही जरा हम हेबस प्रोसेस वाली इक्वेशन लेके चलते हैं। तो हेबस प्रोसेस कहती है कि 1 मोल ऑफ N2 गैस रिएक्ट्स विद 3 मोल्स ऑफ H2 गैस एंड गिव्स यू 2 मोल्स ऑफ NH3 गैस। ठीक है। इन टर्म्स ऑफ मोल्स अगर इसको इंटरप्रेट करें तो 1 मोल इसका 3 मोल्स ऑफ H2 के साथ रिएक्शन करता है और 2 मोल आपको क्या देता है, NH3 देता है। इसी इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एंड मास आप डायरेक्टली लिख सकते हो। ठीक है। वॉल्यूम वाला तो आसान है, अगर N2 का 1 मोल है तो इसका वॉल्यूम कितना बनेगा, ये मैंने मोल की टर्म्स में लिखा है। अब मैं वॉल्यूम की टर्म्स में भी रेशोज लिखने लगा उनकी। इक्वेशन क्या कहती है कि 1 मोल N2 यानी कितना वॉल्यूम ऑफ N2, 24 dm क्यूब ऑफ N2। 3 मोल्स ऑफ ऐसे हाइड्रोजन यानी कितना वॉल्यूम ऑफ 3 N2, इंटू 24। 3 इंटू 24 जो कि 72 डीएम क्यूब बनता है। ये तीन वैल्यू याद कर लो, 24 48 एंड 72, ज्यादातर 3 मोल तक जाएंगे। और 2 मोल ऑफ NH3 देता है यानी 48 डीएम क्यूब ऑफ NH3 देता है। अब ये भी मैंने डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन निकाली है अबाउट वॉल्यूम टू वॉल्यूम रेशोज बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। अब मुझे इधर से वॉल्यूम के बारे में पता लग जाएगा। और एक और चीज मैंने लिखनी है वो है मास रेशो के N2 का 1 मोल का मास जो कि उसका MR बनता है, 1 मोल N2 है तो इसका MR यहाँ पड़ा होगा जो कि कितना बनता है 28 ग्राम्स। आप निकाल चेक करें, यानी 1 मोल ऑफ N2 यानी 28 ग्राम्स ऑफ N2 रिएक्ट विद 3 मोल्स ऑफ H2। 1 मोल ऑफ H2 का मास कितना होता है 2 ग्राम्स, 3 मोल्स आपके पास तो 2 ग्राम्स इंटू 3 यानी हाइड्रोजन का टोटल कितना मास यूज हो रहा है 6 ग्राम्स यूज हो रहा है। और NH3 जो है 1 मोल ऑफ NH3 MR निकालेंगे तो वो 17 ग्राम्स बनता है। ये 1 मोल ऑफ NH3 का मास है। आपके पास कितनी प्रोड्यूस हो रही है 2 मोल टाइम्स 2 तो कितना बनेगा 34 ग्राम्स ऑफ NH3। अब इधर हमारे पास ये सारी रेशोज आ गई हैं। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे बताओ कि 1 मोल ऑफ N2 कितने मोल्स ऑफ H2 से रिएक्शन करता है, तो यहां से देख के बता सकते हैं कितने मोल ऑफ H2 से 1 मोल ऑफ N2 रिएक्शन करती है। तो इक्वेशन बता रही है 3 मोल ऑफ H2 से रिएक्शन करती है। मैं आपसे पूछूं 24 डीएम क्यूब ऑफ नाइट्रोजन कितने वॉल्यूम ऑफ NH3 प्रोड्यूस करके देती है, तो इक्वेशन आपको बता रही है कि इसका 24 डीएम क्यूब, इसका 48 डीएम क्यूब आपको प्रोड्यूस करके देता है। तो ये स्टैंडर्ड मिल रहे हैं हमें, ये वॉल्यूम टू वॉल्यूम स्टैंडर्ड है बिटवीन N2 एंड NH2। इसी तरह मैं आपसे पूछूं कि बताओ जी 6 ग्राम्स ऑफ H2 आपको कितने ग्राम्स ऑफ NH3 प्रोड्यूस करके देगी हेबस प्रोसेस में, तो आप बता सकते हैं 34 ग्राम्स प्रोड्यूस करके देगी। इसी तरह N2 के अगर 28 ग्राम्स आप यूज करते हैं तो कितने मोल्स ऑफ NH3 प्रोड्यूस होती है, तो मैं यहाँ से बता सकता हूँ कि इसके 28 ग्राम मुझे 2 मोल ऑफ NH3 प्रोड्यूस करके देते हैं।
अच्छा, एक बात जो हमने दिमाग में रखनी है वो ये है कि इधर 2 मोल, जितना 2 मोल में NH3 पड़ा हुआ है उतना ही इस 48 DM³ में NH3 है, उतना ही 34 ग्राम्स में NH3 है। ये एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, ठीक है ना। 2 मोल का मतलब है 2 मोल वॉल्यूम ऑफ गैस पड़ी होगी, यानी 48 DM³ पड़ी होगी, ठीक है। 2 मोल का मतलब है 2 मोल का मास पड़ा होगा, यानी 17 ग्राम्स के बजाय ×2 मास उधर पड़ा 34 ग्राम्स। तो ये आपस में क्या है, एक दूसरे के इक्विवेलेंट, सिर्फ आपने यूनिट चेंज कर दी, ठीक है। अब आपसे सवाल है, ये सारी बातें लिखने के बाद अब आपसे वो पूछता है, पहला पार्ट, ए पार्ट करते हैं। कहते हैं कैलकुलेट, अब इस स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस में बैलेंस केमिकल इक्वेशन यूज करते हुए हम कैलकुलेशंस करेंगे। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड बाय 0.25 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। अब सबसे पहला काम ना आपका सवाल में वो करेगा कि इक्वेशन में से रेशो चाहिए किस किस की चीज के बीच में। तो ये सवाल आपको डायरेक्टली खुद ही बता रहा होता है। आपने इस दफा जो रेशो लगानी है वो किस किस के बीच में है, एक तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया और मोल्स ऑफ नाइट्रोजन के बीच में। ये हमने इन दोनों के बीच में रेशो लगानी है। तो मैं अपने पास उठा के रेशो लिखूंगा कि मोल्स ऑफ नाइट्रोजन रेशो मोल्स ऑफ NH3। अमोनिया के मोल्स और नाइट्रोजन के मोल्स के बीच में क्या है, रेशो है। तो मैंने सवाल से आइडेंटिफाई किया। अब उसने मुझसे ये पूछा है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस होती है 0.25 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन से। तो मुझे नहीं पता, बट मुझे इक्वेशन एक स्टैंडर्ड बताती है जिसको यूज कर सकता हूँ। तो अब मुझे इसका स्टैंडर्ड चाहिए। ये जो मैंने रेशो उठा के अपने पास लिखी है इसका मुझे एक स्टैंडर्ड निकालना है, और वो मुझे अपनी बैलेंस केमिकल इक्वेशन से मिलेगा। बैलेंस केमिकल इक्वेशन मोल्स ऑफ N2 और मोल्स ऑफ अमोनिया के बीच में आपको एक रेशो बताता है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहती है कि N2 का एक मोल N2 का एक मोल आपको हमेशा 2 मोल ऑफ NH3 देगा। तो यहां से मुझे स्टैंडर्ड मिल गया कि भाई 1 मोल ऑफ N2 2 मोल ऑफ NH3 देता है। तो अगर मेरे पास 0.25 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन है तो फिर मुझे कितने मोल्स ऑफ NH3 मिलना चाहिए, तो मैं यहां से लगा सकता हूँ। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास कितने मोल्स आते हैं, x इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0.25, जो कि कितना बनता है, कितना बनता है जी, 0.5 मोल। तो मुझे 0.5 मोल्स ऑफ क्या मिलेगी, अमोनिया मिलेगी, फ्रॉम 0.25 मोल्स ऑफ N2। तो मैंने क्या किया, मैंने ये जो इन्फॉर्मेशन अपने पास लिखी हुई है, जो रेशोज लिखे हुए हैं, इनको आप सिर्फ इस्तेमाल करना है, बाकी कुछ भी मुश्किल नहीं है। एक रेशो आइडेंटिफाई करना है, उसका स्टैंडर्ड उठाना है अपने डाटा में से और जाके उसको सॉल्व करना है। इसी तरह पार्ट बी आपसे बोलता है कहते कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड बाय 0.75 मोल्स ऑफ H2 गैस। अब दोबारा पहला काम है आइडेंटिफाई करना कि रेशो किसके बीच में है। तो वो है मोल्स ऑफ अमोनिया और मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के बीच में। तो मैं अपने पास रेशो उठा के लिखूंगा कि मोल्स ऑफ अमोनिया और मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के बीच में मैंने क्या लगानी है, अपने पास रेशो लगानी है। तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड मोल्स ऑफ अमोनिया के बीच में। अब ये सॉल्व करने के लिए कि 0.75 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने मोल्स ऑफ अमोनिया देती है, मुझे एक स्टैंडर्ड चाहिए। अगेन इक्वेशन पे जाऊंगा, इक्वेशन में मुझे पता लगता है कि हाइड्रोजन के 3 मोल मुझे अमोनिया के 2 मोल प्रोवाइड करते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन के लिहाज से। ठीक है, इक्वेशन कहती है कि इसके 3 मोल आपको NH3 के 2 मोल बना के देगा। ठीक है, तो अब उसने क्या बोला कि अगर 0.75 मोल्स ऑफ H2 यूज करूं तो फिर कितने मोल्स मुझे देने चाहिए इसको अमोनिया के। तो अब मैं यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो x आएगा हमारे पास 2 इंटू 0.75 डिवाइडेड बाई 3, जो कि कितना बनता है, जो कि कितना 0.5 आएगा, 0.5 ठीक है। तो ये बनता है 0.5 मोल्स ऑफ NH3, यानी 0.75 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन यूज करेंगे तो 0.5 मोल्स ऑफ NH3 प्रोड्यूस होगा। तो सारा काम ही आपने यही करना है। मिक्स्ड रेशियो भी पूछे तो तब भी यही करना है। इसी तरह से वो बोलता है कि जी अगला पार्ट, सी पार्ट, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2। अब H2 के मोल्स फाइंड करने हैं, नीडेड टू रिएक्ट विद 0.2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। तो अब जरा देखते हैं पहले तो रेशो किसके बीच में है, तो वो मोल्स ऑफ H2 और मोल्स ऑफ नाइट्रोजन के बीच में। तो मैं जल्दी से लिख लेता हूँ, मोल्स ऑफ H2 के बीच में और मोल्स ऑफ नाइट्रोजन के बीच में मैंने रेशो लगाना है। अब मुझे इक्वेशन इसका एक स्टैंडर्ड देती है, पहले वो लिखूंगा अपने पास। तो इक्वेशन मुझे कहती है कि नाइट्रोजन के 1 मोल के साथ हाइड्रोजन के 3 मोल रिएक्शन करते हैं। ये दोनों रिएक्टेंट्स है ना आपस में, तो इसका मतलब है नाइट्रोजन के 1 मोल के साथ हाइड्रोजन का 3 मोल रिएक्शन करता है। तो मुझे अपने पास स्टैंडर्ड मिल गया मोल्स ऑफ हाइड्रोजन और मोल्स ऑफ नाइट्रोजन के बीच में, कि हाइड्रोजन के 3 मोल के साथ नाइट्रोजन का 1 मोल जो क्या है रिएक्शन करता है। इक्वेशन भी यही कहती है, देखो, हाइड्रोजन के 3 मोल के साथ नाइट्रोजन का 1 मोल रिएक्शन करता है। तो मैंने उठा के अपने पास लिख लिया। अब उसने मेरे से क्या पूछा कि अगर नाइट्रोजन के 0.2 मोल्स हो तो फिर हाइड्रोजन के कितने मोल्स रिएक्शन करेंगे। तो मैं लिख लेता हूँ कि अगर नाइट्रोजन 0.2 मोल होता तो फिर हमारे पास कितना रिएक्शन होना था। तो क्रॉस मल्टीप्लाई हमारे पास कितनी वैल्यू बनती है, 3.0.2 इज इक्वल टू एक्स, कितने बनते हैं मोल के, 0.6 0.6। 0.6 तो हाँ जी 0.6 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। पूरे मोल्स में आपको सिर्फ ये रेशियो निकालनी आनी चाहिए जो स्टैंडर्ड आपने इक्वेशन से उठा के निकालना है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन से सारा मोल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आपसे वो कहता है जी नेक्स्ट हमारे पास कहता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन
needed to produce 1.25 moles of NH3 गैस। तो आपने दोबारा रेशो आइडेंटिफाई करनी है कि रेशो किसके बीच में है। तो उसने बोला मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एंड मोल्स ऑफ NH3 के बीच में रेशो लगाएंगे। तो हमारे पास मोल्स ऑफ नाइट्रोजन हम लिख लेते हैं मोल्स ऑफ N2 रेशो मोल्स ऑफ NH3, इनके बीच में रेशो है। इक्वेशन से स्टैंडर्ड उठाएंगे कि इन दोनों के मोल्स के बीच में क्या रेशो है। तो मैं जाऊंगा, मेरे पास ये मोल वाली रेशो मैंने लिखी हुई है, N2 और NH3 के बीच में क्या रेशो है मोल्स की, कि एक मोल ऑफ N2 रिएक्ट करके आपको कितने मोल्स ऑफ NH3 प्रोड्यूस करके देता है, 2 मोल्स ऑफ NH3। तो मैं जाके ये रेशो अपने पास लिख लेता हूँ कि भाई इसका एक मोल इसके 2 मोल्स प्रोड्यूस करके देता है। तो अगर मुझे NH3 के 1.25 मोल्स प्रोड्यूस कराने हो तो मुझे कितना N2 इस्तेमाल करना पड़ेगा मोल्स वाइज। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 1.25 इंटू 2, जो कि कितना बनता है 2.50 मोल्स ऑफ N2। इसके हिसाब से तो 1.25 ओवर 2 नहीं होना चाहिए। सॉरी दोबारा बताना। 1.25 ओवर 2 नहीं होना चाहिए। हाँ तो जी। सॉरी हाँ बिल्कुल ठीक है, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया डिवाइड होगा सॉरी। तो x सब्जेक्ट बनाना था ना, तो हमारे पास ये बनता है 1.25 इज इक्वल टू 2x और 1.25 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू x। बिल्कुल ठीक है। तो ये कितना बनेगा हमारे पास 0.625 0.62625 625। हाँ जी। ऑफ N2। ठीक है। इसी तरह एक और एग्जांपल देखते हैं। अभी मोल टू मोल ही चल रहा हूँ, थोड़ा सा बीच में स्विच करूंगा अभी, थोड़ा सा मोल टू मोल पे हाथ बैठ जाए ना, ताकि पता हो रेशो उठानी है बस और काम हो जाएगा हमारा। बस वो रेशोस ठीक लिखने हैं अपने पास। अच्छा, आपसे कहते हैं जी कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 needed to produce 0.85 moles of ammonia। तो अब रेशो किसके बीच में, रेशो है हमारे पास मोल्स ऑफ H2 मोल्स ऑफ NH3 के बीच में। तो पहले मैं लिख लेता हूँ कि यार मोल्स ऑफ H2 और मोल्स ऑफ NH3 के बीच में रेशो लगानी है। स्टैंडर्ड मुझे क्या मिलता है मैं पहले इक्वेशन से वो देखूंगा, सवाल बाद में देखूंगा कितना पूछा है। ठीक है, तो दोनों के मोल्स के बीच में क्या रेशो है H2 और NH3 के बीच में। तो मैं जाऊंगा इक्वेशन पे, इक्वेशन कहती है कि H2 के 3 मोल्स आपके NH3 के कितने मोल्स देता है, 2 मोल्स प्रोड्यूस करके देता है। तो इक्वेशन से मुझे पता लगा कि इसके 3 मोल्स मुझे 2 मोल्स ऑफ NH3 प्रोड्यूस करके देते हैं। तो अब मेरे पास सवाल क्या है कि मोल्स ऑफ H2 बताओ नीडेड टू प्रोड्यूस 0.85 मोल्स ऑफ NH3। तो अगर मैंने 0.85 मोल्स प्रोड्यूस कराने हैं NH3 के, तो H2 के कितने मोल्स इस्तेमाल होंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई आपके पास क्या बनता है 3 इंटू 0.85 इज इक्वल टू 2x, और 3 इंटू 0.85 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू x। कितनी बनती है x की वैल्यू, तो 1.275। 1.275 मोल ऑफ H2। ये हमने मोल्स ऑफ H2 निकाली है अपने पास। ठीक है, इतनी बात क्लियर है जी। कि मोल टू मोल रेशो कैसे लगाना है। अब हमारे पास आती है नेक्स्ट, कहता है जी कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया गैस which can be produced which can be produced by 10 grams of nitrogen gas। अब पहले तो आइडेंटिफाई करके बताओ रेशो किसके बीच में है? हाँ जी, मोल्स ऑफ अमोनिया गैस और मास ऑफ N2 नाइट्रोजन। गैस। हाँ जी। अब मोल्स ऑफ अमोनिया और मास ऑफ N2 के बीच में क्या है रेशो है। तो मैं लिख लेता हूँ जी मास ऑफ N2 रेशो मोल्स ऑफ अमोनिया, इनके बीच में रेशो है। अगेन इक्वेशन से स्टैंडर्ड मिल जाएगा। इक्वेशन क्या कहती है मास ऑफ N2 और मोल्स ऑफ अमोनिया के बीच में, इक्वेशन हमें कहती है, कहाँ गई इक्वेशन, ये पढ़िए, नजर आ रही है इक्वेशन। अच्छा, इक्वेशन हमें क्या कहती है हाँ मास ऑफ जी। N2 और मोल्स ऑफ अमोनिया के बीच में रेशो बताती है कि N2 का 28 ग्राम्स आपको कितने मोल्स ऑफ अमोनिया देता है, 2 मोल ऑफ अमोनिया देता है। ठीक है, ये इक्वेशन हमें रेशो बता रहा है, स्टैंडर्ड बता रहा है कि इसका 28 ग्राम्स यानी एक मोल का मास जो इसका 28 ग्राम्स बनता है, वो इसके 2 मोल आपको प्रोवाइड करता है NH3 के। ठीक है, अब मास टू मोल रेशो इधर से लगा सकते हैं। तो मुझे पता लगा थ्रू इक्वेशन कि ये जो आपकी N2 है इसके 28 ग्राम से आपको 2 मोल ऑफ NH3 मिलती है। तो अगर मैं 10 ग्राम्स ऑफ अमोनिया सॉरी N2 यूज करता हूँ, मैथ्स अगर मैं 10 ग्राम्स ले लेता हूँ तो फिर कितने मोल्स ऑफ अमोनिया मुझे मिलेंगे, क्योंकि उसने मेरे से मैथ्स दे के मोल्स ऑफ अमोनिया पूछे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, अब एक्स के लिए सॉल्व करेंगे तो एक्स क्या बनेगा जी 28x इज इक्वल टू 2 टाइम्स 10 एंड एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स 10 डिवाइडेड बाई 28। तो एक्स कितना आता है हमारे पास 0.7142। 7142। 0.7142, और एक्स किस चीज़ का जवाब है, हाँ। मोल्स ऑफ NH3 का। तो हमारे पास मोल्स ऑफ NH3। अब ये जवाब बिल्कुल ठीक है, लेकिन मसला ये है कि ये जो सवाल होता है आपका ये होता है ऑफ 2 मार्क्स, और अगर आप इधर डायरेक्टली रेशो लगा लेते हैं, ठीक है, आप डायरेक्टली रेशो से सॉल्व करते हैं तो आपने सिर्फ 1 मार्क स्कोर करेंगे यहाँ पे, दूसरा मार्क नहीं मिलेगा। ठीक है, ओ लेवल्स में रूल है कि आपने मोल्स निकालने के लिए मोल्स का फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, ऑलवेज यूज मोल्स फॉर्मूला टू फाइंड मोल्स।
ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने मैथ्स डायरेक्टली यूज कर लिया ना। तो हमारा काम ये था कि हम मास ऑफ N2 और मोल्स ऑफ NH3 के बजाय मोल्स ऑफ N2 और मोल्स ऑफ NH3 के बीच में रेशो लगाते। ठीक है, और मोल्स ऑफ N2 फाइंड करने के लिए हमें मोल्स का फॉर्मूला यूज करना है, 1 मार्क कितना मिलेगा, 1 मार्क के लिए आपको मोल्स के फॉर्मूला के थ्रू मोल्स निकालने हैं। ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ कि जवाब बिल्कुल ठीक आए, लेकिन फर्क सिर्फ इतना सा है कि आपने मैस ऑफ N2 नहीं यूज करना, आपको जो मैस ऑफ N2 उसने दिया है उसको मोल्स में कन्वर्ट करो। ठीक है, और फिर मोल ऑफ N2 और मोल ऑफ NH3 के बीच में रेशो लगाओ, जैसे पीछे लगा रहे थे। ठीक है, यानी अगर इधर उसने इसका मैस दिया होता कि इतने मैस ऑफ NH3 में कितना हाइड्रोजन यूज होगा, तो मैं पहले उस मैस को इस तरह मोल्स में कन्वर्ट करता थ्रू मोल्स का फॉर्मूला, 1 मार्क स्कोर करता, और फिर मैं, क्योंकि मेरे पास मोल्स आ गए दोनों चीजों के, तो मैं मोल रेशो यूज करके फिर अपने पास बाकी फर्दर सोल्यूशन निकालता। इतनी बात क्लियर है कि यहाँ पे अगर हम डायरेक्टली रेशो लगा लेते हैं ना मैस और मोल्स के बीच में, तो फिर हमें 2 मार्क्स के बजाय 1 मार्क मिल रहा है, हम 1 मार्क लूज कर रहे हैं इस वजह से। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यही सवाल दोबारा करते हैं। आपने, हमें मोल्स की बात समझ आती है, हमें और कुछ समझ नहीं आता, हम इस तरह कह लेते हैं। ठीक है, हमें सवाल भी मोल्स की टर्म्स के अलावा कोई समझ नहीं आता। तो यही सवाल है, लेकिन अब इसको करना किस तरह। तो हमारा सबसे पहला काम हुआ करेगा, उसने बोला 10 ग्राम्स ऑफ N2। ठीक है, तो उसने बोला 10 ग्राम्स ऑफ N2, यानी हम पहले क्या कर लें, उसने बोला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय 10 ग्राम्स ऑफ N2। आप पहले देखो कि इस 10 ग्राम्स ऑफ N2 में कितने मोल्स ऑफ N2 होते हैं, आप पहले फाइंड करो। तो मुझे बताओ, मैस इन ग्राम्स दिया हो तो आप मोल्स निकाल सकते हो। तो हम क्या निकाल निकालेंगे, सकते हैं। मोल्स ऑफ N2 निकालेंगे, और मोल्स का फॉर्मूला क्या है, मैस इन ग्राम्स। और N2 के लिए किससे डिवाइड करोगे, N2 के AR से या MR से, MR से। MR से डिवाइड करेंगे, मॉलिक्यूल है या कंपाउंड है। ठीक है, तो MR से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो मोल्स ऑफ N2 निकालेंगे। 10 ग्राम्स ऑफ N2 का मैस है। ठीक है, इसके मोल्स निकालने के लिए इसके MR से डिवाइड करना है, नाइट्रोजन का MR इज 2 टाइम्स नाइट्रोजन का मैस, जो कितना बनता है 28 ग्राम्स। ये इसका MR है, तो 28 ग्राम से इसको डिवाइड करेंगे, कितनी वैल्यू मिलती है हमें, 0.3571। 0.3571 मोल्स ऑफ N2। अब इसी सवाल को पढ़ने का एक और तरीका, हमने मोल्स ऑफ N2 निकाली ना, 0.3571 मोल्स। तो अब ये सवाल क्या बन गया, अब वो कहता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 गैस विच कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय 0.3571 मोल्स ऑफ N2 गैस। अब मैं इसको भूल जाओ, हमने मोल्स में कन्वर्ट कर दिया उसको, अब हमने इसको पढ़ना है इन टर्म्स ऑफ मोल्स। तो अब मोल्स ऑफ NH3 प्रोड्यूस्ड बाय इतने मोल्स ऑफ N2। ठीक है, तो 1 मार्क स्कोर करने के लिए मजबूरी है, मोल्स का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब मैं क्या लगा सकता हूँ, अब मैं मोल टू मोल रेशियो लगा सकता हूँ, जो कि ज्यादा ईजियर होती है, मोल्स ऑफ N2 रेशियो मोल्स ऑफ NH3। अब मैं इक्वेशन पे जब जाता हूँ, तो इक्वेशन मुझे मोल्स के बीच में रेशो क्या देता है, अगेन स्टैंडर्ड चाहिए एक, मोल्स में कन्वर्ट करने के बाद भी आपको स्टैंडर्ड चाहिए। N2 और NH3 के मोल्स के बीच में क्या रेशो है कि 1 मोल ऑफ N2 2 मोल ऑफ NH3 प्रोड्यूस करके देता है। तो इसका 1 मोल मुझे 2 मोल ऑफ NH3 प्रोड्यूस करके देता है। तो अगर इतने मोल्स ऑफ N2 यूज करूं, जो क्या है 0.3571 मोल्स, तो मुझे कितना आपके पास अमोनिया मिलेगा। तो मैं इधर से आप क्या कर सकता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा जी 2 × 0.3571, जो कि कितना बनता है 0.7142। 0.7142 मोल्स ऑफ 42। N2। हमारी मजबूरी एक ही है कि हमने मोल्स का फॉर्मूला यूज करके जो भी डाटा उसने आपको दिया है, अगर मोल्स के अलावा दिए तो पहले उसको मोल्स में मोल्स के फॉर्मूला से आपने कन्वर्ट करना है, और फिर सवाल को मोल्स की टर्म्स में पढ़ना है। ठीक है, और फिर हमने क्या करना है, उसको आगे सॉल्व कर देना है। तो देखो सवाल में जवाब सेम आया, ऊपर भी 0.7142 था, बट वो डायरेक्ट अप्रोच थी कि आपने सीधा सीधा मैथ्स और मोल्स के बीच में रेशो लगा ली, लेकिन वहां पे 1 मार्क कट रहा है। तो हमने क्या किया, पहले जो गिवन मैथ्स था, इस मैथ्स को पहले किस में चेंज किया, इनटू मोल्स चेंज किया, और फिर मोल टू मोल रेशो से फाइनल जवाब अपना फाइंड किया। ठीक है, इसकी एक और प्रैक्टिस करते हैं। तो वो हमें कहते हैं अगले पार्ट में, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया, the number of moles of ammonia produced by 2.5 grams of H2 gas। अब एक तो तरीका ये है कि इक्वेशन से डायरेक्टली रेशो आइडेंटिफाई करके हम इधर जवाब निकाल सकते हैं, और रेशो किसके बीच में लगाना है, मोल्स ऑफ NH3 और मास ऑफ H2 के बीच में, जिसकी स्टैंडर्ड आपको इक्वेशन बता देगी कि 6 ग्राम्स ऑफ H2 आपको 2 मोल ऑफ अमोनिया देता है। ठीक है, लेकिन हमने क्या करना है, हमने ये जो ग्राम्स ऑफ H2 दिए हुए हैं, इनको पहले किस में चेंज करना है, मोल्स ऑफ H2 में चेंज करना है। और क्योंकि मास गिवन है H2 का, तो हम इससे क्या निकाल सकते हैं, H2 के मोल्स निकाल सकते हैं। तो मैं पहले क्या निकालूंगा अपने पास, मोल्स ऑफ H2। तो पहला स्टेप होगा मोल्स ऑफ H2 निकालने का। तो हमने फॉर्मूला सीखा हुआ है कि मोल्स इज इक्वल टू मैस इन ग्राम्स जो दिया होता है डिवाइडेड बाय उस कंपाउंड का MR। H2 इज अ मॉलिक्यूल, तो MR यूज होगा उसका। ठीक है, तो मोल्स हम निकालना चाहते हैं, जब मैस कितना दिया हुआ है उसने 2.5 ग्राम्स डिवाइडेड बाय MR ऑफ H2 गैस कितना होता है। तो हमने देखा है MR इसका निकालें, तो इसमें 2 टाइम्स हाइड्रोजन का मैस है, यानी 2 टाइम्स 1 ग्राम है, जो कि कितना बनता है 2 ग्राम्स बनता है। तो हम इधर क्या करेंगे, 2 ग्राम्स MR से डिवाइड करेंगे, हमें मोल्स मिल जाएंगे। कितने मोल्स आते हैं,
1.25. जी, ये हमारे पास आता है 1.25 मोल्स ऑफ H2। अब इसी सवाल को दूसरे तरीके से पढ़ सकते हैं। अब हम इसको कह सकते हैं कि ये जो 2.5 ग्राम्स है ये 1.25 मोल्स के ऑफ H2 के इक्वल। तो अब सवाल पढ़ो दोबारा से। तो सवाल आपसे कहता है, वो कहता है जी कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 प्रोड्यूस्ड बाय 1.25 मोल्स ऑफ H2। ठीक है, अब हमारा सवाल ये बन गया, ऊपर वाली बात को भूल जाओ, हमने मोल्स मैस को मोल्स में कन्वर्ट कर दिया। तो अब रेशो किसके बीच में लगाएंगे? मोल्स ऑफ NH3 एंड मोल्स ऑफ H2 के बीच में। एक मार्क आप इधर स्कोर कर चुके हैं, ये वाला एक मार्क मिल चुका है। अब हम सेकंड मार्क के लिए रेशो लगाएंगे बिटवीन मोल्स ऑफ H2 एंड मोल्स ऑफ NH3। आप इसको सीधा सीधा इस तरह समझ लो कि हमें मोल्स के अलावा कोई और बात समझ नहीं आती। ठीक है, हमें मोल्स के अलावा और कोई बात समझ नहीं आती, तो हम क्या करेंगे, हमेशा जो भी मोल्स के अलावा डाटा दिया उसको पहले मोल्स में कन्वर्ट किया करेंगे। ठीक है, तो और मैथ्स को मोल्स में कन्वर्ट करना फॉर एनी कंपाउंड हमें आता है, हमने मोल्स का फॉर्मूला लगाना सीखा हुआ है। ठीक है, तो अब मोल्स ऑफ H2 में कन्वर्ट कर लिए। पहले जरा इन दोनों के बीच में क्या चाहिए, हमें एक स्टैंडर्ड चाहिए जो इक्वेशन देता है। तो इक्वेशन में आपको, मैं इक्वेशन इधर ही लिख लेता हूँ, बार बार ऊपर जाना पड़ता है। तो वो थी N2 + 3H2 गोज इनटू 2NH3। तो हमें इक्वेशन बताती थी कि इसके 3 मोल इसके 2 मोल प्रोड्यूस करके देती है। ठीक है, इक्वेशन में जो आपके पास रेशो लगी हुई है, ये जो कोएफिशिएंट्स लगे हुए हैं 3, 2, 1, ये सारे मोलर रेशो बता रहे हैं। ठीक है, ये मोलर कोएफिशिएंट्स बोलते हैं इनको। तो इसके 3 मोल मुझे NH3 के 2 मोल देता है। तो अगर हाइड्रोजन के मेरे पास 2.5 ग्राम्स हों, यानी 1.25 मोल्स हों, 1.25 मोल्स हैं, तो फिर मेरे पास कितना NH3 प्रोड्यूस होगा? तो मैं यहाँ से अब क्या कर सकता हूँ, निकाल सकता हूँ। तो x इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 2 इंटू 1.25 एंड x इज इक्वल टू 2 इंटू 1.25 डिवाइडेड बाई 3। तो ये कितनी बनती है हमारे पास? 0.8333. ठीक है, तो 0.8333 मोल्स ऑफ, किसके मोल्स निकाल रहे थे? NH3 के। तो मोल्स ऑफ NH3 प्रोड्यूस होगी हमारे पास। ठीक है, ठीक है सर. अच्छा फिर एक और आपसे पार्ट, वॉल्यूम को भी जरा जोड़ते हैं। कहता है जी कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड बाय 0.25 मोल ऑफ H2। अब वैसे अगर देखें तो डायरेक्ट रेशो किसके बीच में है? वॉल्यूम ऑफ अमोनिया और मोल्स ऑफ H2 के बीच में। ठीक है, अब एक और बात नोट अपने पास दिमाग में रखें कि वी कैन अप्लाई डायरेक्ट रेशो इन केस ऑफ वॉल्यूम्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड मोल्स। ठीक है, लेकिन अगर उसने मैथ्स दिया हुआ है किसी चीज का, तो फिर आपको एक मार्क मिलेगा उस मैथ्स को मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए। आपने लाजमी उसको पहले मोल्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम डायरेक्ट रेशो लगा सकते हैं। सिर्फ जब मैथ्स दे दे किसी एक रिएक्टेंट का, प्रोडक्ट का, किसी चीज का, तो पहले उसके मोल्स निकालने हैं, फिर मोल टू मोल रेशो लगानी है। ठीक है ना? तो वी ओनली नीड टू अप्लाई द मोल्स फॉर्मूला टू फाइंड द मोल्स इन केस mass is given for a reactant or product। ठीक है, तो अगर मैथ्स दिया मैं ना किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का, जैसे ऊपर मैसेज दे रहा था, तो यहाँ पे हमारे लिए जरूरी है कि हम एक मार्क स्कोर करें, मोल्स निकालें। ठीक है, लेकिन इसके अलावा कोई भी है तो हमें उधर कोई मोल्स निकालने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट रेशो लगा लो। तो अब यहाँ पे रेशो किसके बीच में है? वॉल्यूम ऑफ अमोनिया और मोल्स ऑफ H2 के बीच में। ठीक है, तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ NH3 रेशो मोल ऑफ H2 के बीच में। अब इक्वेशन पे जाएंगे तो इक्वेशन पे आपको स्टैंडर्ड मिलेगी कि इसका इक्वेशन में 48 dm³ प्रोड्यूस होता है 3 मोल्स ऑफ H2 से। ठीक है, तो बाकी फिर हम इसको अप्लाई कर सकते हैं फिर यहाँ पे। तो फिर हमें जितने उसने मोल्स दिए हैं 0.25 मोल्स, उसके साथ कितना हमें वॉल्यूम मिलना चाहिए? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 48 इंटू 0.25 इज इक्वल टू 3x एंड 48 इंटू 0.25 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू x, जो कि कितना बनता है? 4. तो ये बनेगा 4 dm³। और 4 dm³ ऑफ अमोनिया, ये वॉल्यूम ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस होती है फ्रॉम 0.25 मोल्स ऑफ NH3। ठीक है, कल हम इधर से इसको दोबारा प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। इस रमजान जरा आपकी क्लास जल्दी लेनी है, तो मैं अभी ऑफ करूँ। चलिए अल्लाह हाफ़िज़ सर। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़ सर. Calculate the volume of ammonia produced by 0.25 moles of H2 gas। सबसे पहले ये कि आपने देखना है कि रेशो किसके बीच में लगानी है। तो रेशो किसके बीच में आनी है? वॉल्यूम ऑफ अमोनिया और मोल्स ऑफ H2 गैस. जी, 2 मिनट। अच्छा, तो वॉल्यूम ऑफ अमोनिया के बीच में रेशो है और मोल ऑफ H2 के बीच में हमारे पास रेशो लगनी है। ऐसे तो हम उठा के अपने पास रेशो लिखेंगे कि मोल ऑफ H2 रेशो वॉल्यूम ऑफ NH3।
अब इसके बारे में हमें एक स्टैंडर्ड चाहिए होता है जिसको यूज करते हुए हम सवाल को सॉल्व करते हैं। तो स्टैंडर्ड क्या है, किधर से मिलेगा हमें, हमेशा हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में हमें पता लगता है कि 3 मोल्स ऑफ H2 आपको 2 मोल का वॉल्यूम ऑफ NH3 देते हैं, यानी 48 dm³ ऑफ NH3 देते हैं। तो ये हमारे पास मोल टू वॉल्यूम रेशियो बिटवीन H2 एंड NH3 इक्वेशन से हमें मिल जाती है। अभी तो हमने ये सारी बातें अपने पास लिख लेते हैं ना इक्वेशन देखते ही, अगर ना भी लिखी हो तो आप इसको रफली खुद से भी बता सकते हो। ठीक है, तो 3 मोल ऑफ H2 48 dm³ ऑफ अमोनिया देती है अकॉर्डिंग टू द बैलेंस्ड इक्वेशन। तो हमें हमारा स्टैंडर्ड मिल गया कि H2 के 3 मोल्स 48 dm³ ऑफ NH3 आपको प्रोवाइड करेंगे। तो हमारे पास अगर 0.25 मोल्स हों H2 के, तो फिर हमें कितने वॉल्यूम ऑफ NH3 मिलेगा। तो यहाँ से हम एक्स के लिए सॉल्व कर सकते हैं, तो बनेगा 48 इंटू 0.25 डिवाइडेड बाई 3। तो ये कितना वॉल्यूम आता है हमारे पास, 4 आता है, तो 4 ये आता है जी dm³। 4 dm³ ऑफ NH3। ये वॉल्यूम ऑफ NH3 है जो कि 0.25 मोल्स ऑफ H2 क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास हमें अगर कोई भी उसने रेशोज पूछी हो हमसे, हमें क्या करना है, पहले रेशो आइडेंटिफाई करनी है और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की हेल्प से ये सारी बातें हमें इधर पता होती हैं। कुछ बातें जो लिख लेनी चाहिए, जैसे मैसेज में डायरेक्टली बताना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट वॉल्यूम्स डायरेक्टली बता सकते हैं। 1 मोल का वॉल्यूम कितना होगा, 2 मोल का कितना होगा, 3 मोल का कितना होगा, ये डायरेक्टली बता सकते हैं। इवन जो मोलर रेशो है वो यहाँ से डायरेक्टली बता सकते हैं कि 1 मोल ऑफ N2 3 मोल ऑफ H2 से रिएक्शन करती है और 2 मोल ऑफ NH3 देती है। ठीक है, तो ये रेशो सारी हम ओरली भी देख सकते हैं, लेकिन मैथ्स वाली रेशो जो होती है ना, ये उसको आपको लिख लेना चाहिए, थोड़ा हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास एक और सवाल है, वो हमसे कहते हैं जी कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ H2 नीडेड। तो वो कहते हैं जी कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ H2 नीडेड टू प्रोड्यूस H2 needed to produce 0.25 sorry 1.25 moles of ammonia, 1.25 moles of ammonia। सही, जरा माइक खोलो। अब इक्वेशन से देख, इस Yes, sir. सवाल को देख के बताइए मुझे कि रेशो किसके बीच में, कौन सी दो क्वांटिटीज है जिनके बीच में रेशो है। तो आपके पास एक Sir. Yes, sir. वॉल्यूम ऑफ H2 और किसके बीच में रेशो, NH3. NH3 के मोल्स और वॉल्यूम ऑफ H2 के बीच में रेशो। ऐसे तो हम अपने पास लिख लेते हैं Yes, sir. कि वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन और जो मोल्स ऑफ NH3 है इनके बीच में क्या है, रेशो बनानी है। अब इसका स्टैंडर्ड जो मुझे मिलेगा ना, जो स्टैंडर्ड जैसे आपको पता होता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर है, इसी तरह का एक स्टैंडर्ड हमें इक्वेशन बता रही होती है वॉल्यूम ऑफ H2 और NH3 के मोल्स के बीच में। वो हमें क्या बता रही है कि H2 का कितना वॉल्यूम कितने मोल्स ऑफ NH3 देता है। तो वो यहाँ पे लिखा है, देखो H2 के 72 dm³ वॉल्यूम के सामने H2 के 72 dm³ आपको कितने मोल्स ऑफ NH3 देते हैं, अमोनिया देते हैं, 2 मोल देते हैं। यानी इसका 72 dm³ ऑफ H2 गिव्स मी 2 मोल्स ऑफ NH3। तो मुझे ये स्टैंडर्ड मिल गया बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से कि अगर H2 का 72 dm³ वॉल्यूम इस्तेमाल हो तो मुझे 2 मोल्स ऑफ NH3 मिल जाता है उससे। तो अगर मेरे पास 1.25 मोल्स ऑफ NH3 प्रोड्यूस हुए तो फिर मुझे कितना वॉल्यूम ऑफ H2 लगाना पड़ेगा। अगर 1.25 मोल्स ऑफ NH3 यूज हुए तो फिर कितना लगाना पड़ेगा, तो वो हम रेशो मेथड से फाइंड कर सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बनेगा जी, 72 इंटू 1.25 इज इक्वल टू 2x, और 72 इंटू 1.25 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू x। तो ये कितने मोल्स बनता है, कितना आता है हाँ जी हानिया, कितना आता है ये, 45 आता है, तो जी तो ये हमारे पास आता है 45। 45 dm³। हम x किसकी वैल्यू थी, वॉल्यूम ऑफ H2 की, तो x हमारे पास 45 dm³ ऑफ H2 गैस हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा टू प्रोड्यूस 1.25 मोल्स ऑफ NH3। ठीक है ना, तो हमारे पास हम इन तीनों चारों क्वांटिटीज के बीच में रेशो लगा सकते हैं किसी भी सवाल में। ठीक है, बस आपने क्या करना है, आपके पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होनी चाहिए, उसमें ये मोलर रेशो जो मैंने मोल्स वाली रेशो लिखी है ये भी निकाली जा सकती है, वॉल्यूम वाली रेशो ये भी निकाली जा सकती है, मास वाली रेशो भी निकाली जा सकती है, इसी तरह नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए भी निकाली जा सकती है। ठीक है ना, तो वो आपने खुद से निकालनी होती है, ये आपको खुद से पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड कितना है, और वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको बता रहा होता है, आपने सिर्फ स्टैंडर्ड निकालना है और अपना सवाल सॉल्व कर लेना। हमारा मेन काम मोल्स में हुआ ये करेगा। इसी तरह आपसे कहते हैं कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ N2 needed to produce 0.8 moles of NH3। अब अगेन शहीद किसके बीच में रेशो, Sir, N2 and NH3. हाँ बट उनकी कौन सी क्वांटिटीज के बीच में रेशो है, तो मुझे पता है N2 और NH3 के बीच में, बट N2 का क्या यूज Volume करना and है mole. और NH3 का क्या यूज करना है। N2 volume and N3 हाँ, mole. NH3 मोल्स mole. ऑफ NH3 और वॉल्यूम ऑफ N2 के बीच में रेशो है, तो मैं अपने पास पहले लिख लूंगा कि रेशो किसके बीच में लगानी है, तो वॉल्यूम ऑफ N2 रेशो मोल्स ऑफ NH3। अब जरा मैं ऊपर अपने पास इक्वेशन लेके आ रहा हूँ, आपने मुझे बताना है कि स्टैंडर्ड क्या है शहीद, स्टैंडर्ड बिटवीन वॉल्यूम ऑफ N2 एंड मोल्स ऑफ NH3, स्टैंडर्ड क्या है। Sir, वॉल्यूम ऑफ N2 देखो जरा इस पूरे में कहाँ नजर आ रहा है, 24 dm³. यस 24 dm³ ऑफ N2 गिव्स यू हाउ मेनी मोल्स ऑफ NH3, 48 dm³. वो वॉल्यूम है, Or 2 mole. 2 mole. 2 mole. 2 मोल देता है। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम N2 का वॉल्यूम और इसके मोल्स ये रेशो इनके बीच में, कि इसका 24 dm³ N2 का 24 dm³ वॉल्यूम गिव्स मी 2 मोल्स ऑफ NH3। तो मुझे रेशो मिल गया, अपना स्टैंडर्ड मिल गया कि भाई इसका 24 dm³ मुझे NH3 के 2 मोल देता है। तो अगर मेरे पास 0.8 मोल्स ऑफ NH3 प्रोड्यूस हो रही है कहीं पे, तो उसके लिए कितना N2 का वॉल्यूम लगेगा, तो मैं निकाल सकता हूँ उसको। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या जवाब आता है जी, यहाँ से 24 इंटू 0.8 इज इक्वल टू 2x, और 24 इंटू 0.8 डिवाइडेड बाई
2 इज इक्वल टू x। कितना बनता है ये? 9.6. तो 9.6, और x किस चीज की वैल्यू है? वॉल्यूम ऑफ N2 की, तो 9.6 dm क्यूब ऑफ N2 हमें यूज करना पड़ेगा टू प्रोड्यूस 0.8 मोल्स ऑफ NH3। ठीक है, तो हमने इस तरह करके क्या करना होता है, अपनी इक्वेशन को इस्तेमाल करना होता है मोल्स की कैलकुलेशन में। इसी तरह एक और बात भी सीखनी है अभी। जी, अब हम एक और बात सीखते हैं। जैसे एक और इक्वेशन है, मैं रैंडमली सवाल पूछता रहूंगा, तो हम चेक करेंगे बाय कंपेयरिंग आंसर्स। आपके पास एक इक्वेशन है ऑफ NaOH एंड HCl, ये आपस में रिएक्शन करके कौन सा रिएक्शन है ये? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। H प्लस आपके पास एसिड एंड बेस रिएक्शन है, क्या क्या बना के देता है? Salt plus H2 सॉल्ट gas. प्लस Water, वाटर, water, water. H2 सॉल्ट liquid. प्लस वाटर बना के देगा। ठीक है, इस इक्वेशन को बैलेंस करें तो ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। अब इसी इक्वेशन को यूज करके भी हम मोलर कैलकुलेशंस कर सकते हैं, लेकिन पहले जरा मुझे बताओ कि इन सारों के साथ, अगर ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, तो इन सारों के साथ कौन सा मोलर कोएफिशिएंट लगा होगा? इनका कोएफिशिएंट क्या होगा सारों का? 1 1। होगा. ऐसी है। अच्छा, इसी की मोल रेशियो अगर लिखनी पड़ जाए, तो मोल रेशियो क्या कहती है कि एक मोल ऑफ NaOH रिएक्ट करता है कितने मोल्स ऑफ HCl के साथ? 1 mole. एक मोल ऑफ HCl से रिएक्शन करता है और कितने मोल्स ऑफ NaCl बना के देता है? एक मोल। और कितने मोल्स ऑफ वाटर बना के देता है? एक मोल। ये इक्वेशन हमें बता रही है कि भाई एक मोल ऑफ NaOH रिएक्ट करता है एक मोल ऑफ HCl से। इसी तरह एक मोल ऑफ NaCl बनता है एक मोल ऑफ वाटर बनता है। ये हमारे पास मोलर रेशियो आ गई है, स्टैंडर्ड अब इधर से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर मैंने अपने पास वॉल्यूम्स की रेशियो लिखनी है, ऑल्दो यहाँ पे वॉल्यूम की रेशियो की कोई तुक बनती नहीं है क्योंकि गैसेस नहीं है हमारे पास, लेकिन हम लिख तो सकते हैं ना कि NaOH का एक मोल का मतलब है उसका कितना वॉल्यूम? 24 dm cube. जी, तो वॉल्यूम रेशियो जरा डिफरेंट कलर से लिखते हैं अपने पास। तो अगर वॉल्यूम की रेशियो लिखें इधर, तो वो बनती है कि जी 24 डीएम क्यूब ऑफ NaOH रिएक्ट करता है कितने डीएम क्यूब ऑफ HCl के साथ? एक मोल ऑफ HCl है, तो 24 24. डीएम क्यूब ऑफ HCl से रिएक्शन करता है, 24 डीएम क्यूब ऑफ NaCl बना के देता है, और 24 डीएम क्यूब ऑफ H2O बना के देता है। तो ये हमारे पास क्या आ गई सारों के बीच में? मोलर सॉरी वॉल्यूम रेशियो आ गई। ठीक है, तो हमने वॉल्यूम की रेशियो सबके बीच में लिख ली है। इसी तरह मैस के लिए भी रेशियो लिख सकते हैं। NaOH के एक मोल का मैस रिएक्ट करता है एक मोल ऑफ HCl के साथ, एक मोल ऑफ HCl के मास के साथ, और एक मोल ऑफ NaCl का मास बनता है एक मोल ऑफ H2O का मास बनता है। तो मुझे बताओ कि NaOH जो है इसका MR कितना होता है, निकाल सकते हैं? हाँ जी, इसमें निकाल. एक 1 टाइम सोडियम है, 1 टाइम ऑक्सीजन है, 1 टाइम हाइड्रोजन है, कितना मास बनेगा इसका? तो ये हमारे 40 पास grams. 23 प्लस OH 16 प्लस 16. 1 कितना बनता है ये? 40. तो 40 ग्राम्स। ठीक है, और ये क्या है? MR ऑफ NaOH है, यानी एक मोल ऑफ NaOH का मास है। क्या इक्वेशन में एक मोल ऑफ NaOH यूज हुई है? हाँ जी. तो हम इधर क्या लिखेंगे कि 40 ग्राम्स ऑफ NaOH इधर यूज हो रही है। इसी तरह HCl के लिए भी निकाल सकते हैं। MR ऑफ HCl किस तरह निकलेगा? MR है एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन। हाइड्रोजन का मास होता है 1 ग्राम, प्लस जो क्लोरीन है 17 35.5, तो 35.5 ग्राम। ये कितना बनेगा? 36.5. 36.5 ग्राम। ये एक मोल ऑफ HCl का मास है ना। MR क्या होता है? एक मोल ऑफ दैट कंपाउंड का मास। ऐसे ही हमने इस इक्वेशन में कितने मोल्स ऑफ HCl यूज किया है? एक मोल। तो इसका मतलब यहाँ पे कितने मास ऑफ HCl यूज हुआ है? 36.5 ग्राम्स ऑफ HCl आपने इस्तेमाल किया। ठीक है, अच्छा, फिर एक मोल ऑफ NaCl का मास बनता है। NaCl का जरा MR निकालते हैं, तो कितना बनेगा जी? एक Na है और एक Cl है, तो कितना बनता है? Na23 प्लस 35.5 कितना बनेगा ये? 58.5 58.5. ग्राम्स। ये MR ऑफ NaCl है, यानी एक मोल ऑफ NaCl का मास है। MR क्या होता है? 1 मोल ऑफ दैट कंपाउंड का मास। ठीक है, इस इक्वेशन में कितने मोल्स ऑफ NaCl है? एक मोल। इसका मतलब है एक मोल का ही मास ऑफ NaCl इस्तेमाल होगा। 58.5 आपके पास ग्राम्स ऑफ NaCl मिलेंगे। और इसी तरह हमारे पास H2O का कितना MR होता है? तो आपको याद होगा 18 18. ग्राम इसका MR होता है एक मोल ऑफ H2O का। यहाँ पे इक्वेशन में कितने मोल्स ऑफ H2O प्रोड्यूस हो रही है? 1 मोल्स। इसका मतलब है यहाँ पे 18 ग्राम्स ऑफ H2O प्रोड्यूस हुई है। अब अगर तो ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, तो इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए. करना चाहिए। तो जरा चेक कर लेते हैं, मास ऑफ रिएक्टेंट्स टोटली कितना बनता है? बता रहे हैं, एक सेकंड. ये बनेगा 76.5. 76.5 ग्राम्स। ये इक्वल होना चाहिए हाँ, मास ऑफ प्रोडक्ट के। तो मास ऑफ प्रोडक्ट निकालो जरा, कितना बनता है प्रोडक्ट का मास? 76.5. जी, तो 76.5। इसका मतलब है कि हमारे पास ये इक्वेशन क्या करती है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है। हम सारी स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशन इससे कर सकते हैं। अब वो आपसे बोलता है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH required to react with 20 moles of HCl। अभी मैं खुद से सवाल बना रहा हूं। ठीक है, तो बोलता है जी हमारे पास रेशो किसके बीच में लगानी है? मोल्स ऑफ NaOH के बीच में और मोल्स ऑफ HCl के बीच में। स्टैंडर्ड तो हम सारे लिख चुके हैं, उनके मास वाइज रेशो क्या बन रही है, मोल्स वाइज रेशो क्या बन रही है, वॉल्यूम की रेशो क्या बन रही है। इस टाइम पे हमने किसके बीच में रेशो बनाना है? मोल्स ऑफ NaOH के बीच में और मोल्स ऑफ HCl के बीच में रेशो है। तो एक स्टैंडर्ड चाहिए। स्टैंडर्ड क्या मिलेगा? इक्वेशन से ढूंढेंगे स्टैंडर्ड। तो इक्वेशन में जाते हैं, मोल ऑफ HCl और मोल ऑफ NaOH के बीच में रेशो देखते हैं। तो मुझे बताओ कि NaOH का एक मोल HCl के कितने मोल से रिएक्शन करता है? एक मोल से, यानी रेशो क्या चल रही है? 1:1। तो हमें पता लग गया इसका एक मोल HCl के एक मोल से रिएक्शन करता है। तो अगर आपके पास 20 मोल्स ऑफ HCl है, 20 मोल्स हैं, तो फिर हमें NaOH कितना इस्तेमाल करना चाहिए रिएक्शन कराने के लिए? तो x कितना आ जाएगा हमारे पास? 20 मोल्स। NaOH के हमें 20 मोल्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे टू रिएक्ट विद 20 मोल्स ऑफ HCl।
क्लियर है इतनी बात? क्लियर है। कहता जी कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl दैट प्रोड्यूस 100 grams ऑफ NaCl। अब शेर बताओ किसके बीच में रेशो? Is there moles of HCl एंड and NaCl? 100 grams of क्या NaCl. 100 ग्राम NaCl नहीं, यूनिट क्या चल रहा है HCl के लिए, NaCl के लिए? 100 ग्राम्स का क्या मतलब है? किसके बीच में? मोल ऑफ HCl के बीच में। और ग्राम्स का क्या मतलब है? मास ऑफ NaCl के बीच में Mass. रेशियो। ऐसी है ना? तो इसका मतलब है हमने Yes, रेशियो sir. लगाना है मोल्स ऑफ HCl के बीच में और मास ऑफ NaCl के बीच में। अब इसके लिए मुझे एक स्टैंडर्ड चाहिए, जो मुझे अगेन इक्वेशन से मैंने जो इन्फॉर्मेशन सारी निकाल के लिखी है वहां से पता लग जाएगा। HCl के कितने मोल्स, HCl के कितने मोल्स आपको कितना मास ऑफ NaCl देते हैं? बताओ जरा। HCl के मोल्स देखने और NaCl का मास देखना है कि वो कितना मास प्रोवाइड करेगा। तो इक्वेशन क्या कहती है कि 1 मोल ऑफ HCl गिव्स यू हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ NaCl? 58.5। 58.5. बिल्कुल। तो हम यहाँ से इधर स्टैंडर्ड लिख सकते हैं कि HCl का एक मोल मुझे 58.5 ग्राम्स ऑफ NaCl देता है। ये इक्वेशन ने बताया आपको स्टैंडर्ड। तो अगर 100 ग्राम्स ऑफ NaCl, जो कि सवाल में पूछा है उसने, आपने प्रोड्यूस कराना है तो कितना मोल्स ऑफ HCl लगेंगे? तो हम जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना बनता है? x इज इक्वल टू, ये बनेगा जी 58 पॉइंट, सॉरी ये बनेगा, सॉल्व कर लेते हैं। 100 इज इक्वल टू 58.5 इंटू एक्स, और एक्स सब्जेक्ट बनाएंगे तो 100 डिवाइडेड बाई 58.5 इज इक्वल टू एक्स। कितना आता है हमारे पास? 1.709। जी, तो 1.709 मोल ऑफ H2 लगेंगे आपके लिए, सॉरी HCl लगेंगे। ठीक है। इसी तरह वो आपसे मैच टू मैच रेशियो भी पूछ सकते हैं। तो एक और FAQ बनाते हैं अपने पास, कहते तो हैं लेकिन जी ये वो तो नहीं है, आपने कहा था कि मैथ्स का नहीं लगा सकते, पहले मोल्स निकालने पड़ेंगे। यहाँ पे हाँ जी। बिल्कुल ठीक है। एग्जाम वर्जन जब आप करोगे इसका तो आपने क्या करना है, पहले 100 ग्राम्स ऑफ NaCl को किस में कन्वर्ट करेंगे? मोल्स ऑफ NaCl में, और फिर मोल टू मोल रेशियो लगाएंगे। ठीक है। ठीक है। जब मैथ्स दिया हो ना तो मोल्स निकालने हैं उससे, ये हमें मार्क मिलेगा इसका, तो 2 मार्क्स के लिए। अगर ये 1 मार्क के लिए है तो फिर आप डायरेक्टली कर लो जिस तरह ओके हमने सही। रेशियो लगाया है। ठीक है। बट मैथ्स जब मिल जाए तो पहले क्या कर लो, उसके मोल्स निकाल लो, उसी 100 ग्राम्स को मोल्स ऑफ NaCl में कन्वर्ट करके फिर मोल ऑफ HCl और मोल ऑफ NaCl के बीच में रेशियो लगा लो। इसी तरह आपसे कहते हैं कैलकुलेट द मास ऑफ NaOH needed to react with 20 grams of HCl. Calculate the mass of NaOH needed to react with 20 grams of HCl. मुझे बताओ रेशो किसके बीच में? मास ऑफ NaOH और मास ऑफ HCl के बीच। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हमने रेशो लगाना है मास ऑफ NaOH रेशो मास ऑफ HCl के बीच में। स्टैंडर्ड हमें इक्वेशन से मिल जाएगा। अब स्टैंडर्ड क्या है इन दोनों के मासेस के बीच में? इन दोनों के मासेस के बीच में ये स्टैंडर्ड है कि NaOH का 40 ग्राम्स रिएक्ट करता है HCl के 36.5 ग्राम्स के साथ। ऐसे ही तो हम अपने पास ये रेशो लिख सकते हैं कि भाई NaOH का 40 ग्राम्स 36.5 ग्राम्स ऑफ HCl से क्या करता है? रिएक्शन करता है। ठीक है। तो अगर 20 ग्राम्स ऑफ HCl हो, यार ये थोड़ा अटक रहा है मेरा ख्याल है, अगर 20 ग्राम्स ऑफ HCl हो, यानी 20 ग्राम्स ऑफ HCl, तो फिर कितना NaOH यूज अप होगा मास वाइज? तो हम यहां से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास आएगा 40 इंटू 20 इज इक्वल टू 36.5 इंटू एक्स, और एक्स सब्जेक्ट बनाए तो 40 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 36.5 इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स कितना आता है यहाँ से? 21.91। तो 21.91 ग्राम्स ऑफ NaOH आपको क्या करने पड़ेंगे? इस्तेमाल करने पड़ेंगे। ठीक है। समझ आ रही है कि किस तरह हमने एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को यूज अप करना है? जी सर आगे। ठीक है। एक और एग्जांपल करते हैं, फिर ये टॉपिक हमारा इधर खत्म हो जाएगा। हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे जो कि है कॉन्सेंट्रेशन का, उस पर हम चलेंगे। फिर एक और करते हैं, जैसे कि हमारे पास है H2 प्लस I2 गोज इनटू 2HI गैसेस। अब इस इक्वेशन को ना देखते ही आपको एक रेशो तो बिल्कुल समझ आ जानी चाहिए कि ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अगर मैं आपसे बोलूं मुझे मोल रेशो बताओ, मोल्स वाली रेशो बताओ कि मोल्स की रेशो क्या है इसमें, तो हानिया क्या रेशो चल रही है मोल्स के बीच में? कि 1 मोल ऑफ H2 गैस रिएक्ट करेगा 1 मोल ऑफ I2 गैस और बनाएगा 2 मोल्स ऑफ HI गैस। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये इक्वेशन डायरेक्टली आपको मोल्स की रेशो बता रही है। इसी तरह ना मोल्स की रेशो देखते हुए आसान काम ये है कि वॉल्यूम की रेशो भी देख सकते हैं। जरा वॉल्यूम की रेशो बताओ शेर। वॉल्यूम का एक फैक्ट आपने याद रखना है कि 1 मोल ऑफ एनी गैस इज 24 24 dm³ एट dm³. रूम टेम्परेचर। अब जरा रेशो बताओ कि वॉल्यूम की क्या बन रही होगी फिर? 24 dm³. 24 dm³ ऑफ H2 24 dm³ of H2 and react ratio with, 24 dm I2. yes, and gives you how much dm³ of HI?
48. यस, तो ये हम देखो मोलर रेशो देखते हुए ही हमने वॉल्यूम की रेशो भी डायरेक्टली बता सकते हैं कि क्योंकि एक मोल ऑफ H2 है तो यानी 24 डीएम क्यूब ऑफ H2, एक मोल ऑफ I2 है तो 24 डीएम क्यूब ऑफ H2 रिएक्ट तो 24 डीएम क्यूब ऑफ I2, और दो मोल HI गैसेस बन रहे हैं तो 48 डीएम क्यूब ऑफ HI बन रहा होगा, और ये बिल्कुल ठीक रेशोस बताएंगे। अब मैथ्स वाली जो है ना, मैथ्स वाली हम डायरेक्टली नहीं बता सकते, थोड़ा सा मसला होता है उसमें डायरेक्टली बताते हुए, तो मैथ्स वाली आपको लिख लेनी चाहिए, बाकी दोनों आप ओरली बता सकते हो। तो आपने जो रेशो मोल वाली बताई वो बिल्कुल ठीक है, कि मोल की अगर बात करें तो इसका एक मोल रिएक्ट करेगा एक मोल ऑफ I2 के साथ और दो मोल ऑफ HI बना के देगा। इसी तरह वॉल्यूम वाली भी बिल्कुल ठीक बताइए कि इसका 24 डीएम क्यूब इस्तेमाल होगा, इसका भी 24 डीएम क्यूब इस्तेमाल होगा क्योंकि एक एक मोल है दोनों, और ये 48 डीएम क्यूब मिलेगा दो मोल, यानी एक मोल अगर 24 डीएम क्यूब है तो दो मोल 48 डीएम क्यूब मिलेगी। मैथ्स वाली जो रेशो है वो हमें लिखनी पड़ेगी हर दफा, ठीक है। तो H2 का मास निकालते हैं, MR ऑफ H2 कितना होगा, 2 टाइम्स हाइड्रोजन का मास तो 2 ग्राम्स। अब ये एक मोल ऑफ H2 का मास है, आपने कितनी यूज की है इस इक्वेशन में, एक मोल, तो हमारे पास 2 ग्राम्स ऑफ H2 इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। इसी तरह I2 का मास देखें तो I2 वैसे कितना होता है हम देख लेते हैं। जी, तो I2 हमारे पास इसका जो मास नंबर है वो कितना है हम देखते हैं जल्दी से। जी, तो I2 हमारे पास है, आयोडीन का कितना मास होता है जी, आयोडीन 53 126.9, हम इसको 127 ले लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास I2 का अगर MR निकालना है तो उसमें 2 टाइम्स आयोडीन है, एक आयोडीन का जो मास नंबर है वो कितना है 127 ग्राम्स, तो 2 टाइम्स 127 ग्राम्स कितना बनेगा, 254. तो 254 ग्राम्स आपके पास एक मोल ऑफ I2 का मास है। क्या आपने एक मोल ऑफ I2 यूज किया, बिल्कुल एक मोल यूज किया, तो 254 ग्राम्स ऑफ I2 यूज हो रहे हैं यहाँ पे। और आपको कितना मास ऑफ HI दे रहा है, तो HI का MR निकालते हैं, HI में एक हाइड्रोजन है एक आपके पास आयोडीन है, तो एक हाइड्रोजन का 1 ग्राम प्लस आयोडीन का 127 ग्राम, तो ये कितना बनेगा 128 ग्राम्स बनेगा। लेकिन ये जो मास आपने निकाला है ये 1 मोल ऑफ HI का मास है ना, MR है उसका, एक मोल ऑफ HI का मास, ऐसे ही एक मोल ऑफ दैट कंपाउंड का मास। जी, स्क्रीन नजर आ रही है। जी सर, आ रही है। अच्छा, तो हमारे पास ये जो 128 ग्राम है ये तो MR ऑफ HI है, यानी एक मोल ऑफ HI का मास है। आपने कितना HI यूज किया, 2 मोल्स, तो मास कितना इस्तेमाल होगा 128 इंटू 2, जो कि कितना बनेगा हमारे पास 256. जी, तो 128 ग्राम्स इंटू 2 इस्तेमाल हो रहा है, दो मोल इस्तेमाल हो रहा है, तो ये बनेगा 256 ग्राम्स। अब हम चेक कर सकते हैं क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो करती है इक्वेशन, तो ये टोटल कितना बनता है, रिएक्टेंट्स का मास 256 और हमारे पास जो प्रोडक्ट का मास है वो भी कितना है 256, तो जो रिएक्टेंट्स का मास है वो इक्वल टू प्रोडक्ट का मास है। तो अब हमारे पास ये मास वाली रेशो जो है ये हमें लिख लेनी चाहिए, बाकी वाली तो हम जुबानी भी बता सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास उसने सवाल क्या पूछा है, अब वो हमें कहता है कि जी फाइंड द मास ऑफ HI प्रोड्यूस्ड when for example 3 moles of H2 reacts, find the mass of HI produced when 3 moles of H2 react। तो अब रेशो किसके बीच में है हमारे पास, हाँ जी, मास ऑफ HI और मोल ऑफ H2 के बीच में रेशो है हमारे पास, हम अपने पास लिख लेते हैं मास ऑफ HI एंड मोल्स ऑफ H2 के बीच में रेशो लगानी है, इसी रेशो को उल्टा भी करके लगा सकते हैं, ठीक है। अब इसके लिए स्टैंडर्ड चाहिए, जो इक्वेशन में हम सब कुछ लिख चुके हैं, मास ऑफ HI और मोल्स ऑफ H2 के बीच में क्या है रेशो, तो हमें इक्वेशन कहते हैं कि जी HI का 256 ग्राम्स यानी मास ऑफ HI इतना प्रोड्यूस होता है जब आपके पास कितने मोल्स ऑफ H2 रिएक्ट करते हैं, एक मोल ऑफ H2 के बदले आपको 256 ग्राम्स ऑफ HI मिलता है, ठीक है। तो हम इधर अपने पास लिख सकते हैं रेशो में स्टैंडर्ड कि भाई एक मोल ऑफ H2 के बदले मुझे 256 ग्राम्स ऑफ HI प्रोड्यूस होकर मिलता है, तो अगर मेरे पास 3 मोल्स ऑफ H2 हैं, 3 मोल यूज किया मैंने, तो फिर मेरे पास कितना ग्राम्स ऑफ HI आना चाहिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास आ जाएगा 256 इंटू 3 इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स कितना बनता है 768. तो 768 ग्राम्स ऑफ क्या इस्तेमाल आपको मिलेगा HI प्रोड्यूस होकर मिलेगा। क्लियर है, तो हम इस तरह किसी तरीके से भी वॉल्यूम्स को यूज किसी भी रेशियो बना सकते हैं, आपने सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन इक्वेशन से उठा के अपने पास लिख लेनी है, मोल वाली लिखने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट इक्वेशन से पता लग जाता है, वॉल्यूम वाली भी डायरेक्ट इक्वेशन से पता लगती है, कि मैथ्स वाली लिख लेनी है अपने पास, ठीक है। अच्छा, इसी तरह आप जरा वॉल्यूम टू वॉल्यूम रेशियो लगा लेते हैं, तो वो आपसे कहते हैं जी FAQ में कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ H2 दैट इज नीडेड टू रिएक्ट विद 10 dm क्यूब ऑफ I2। अब रेशो किसके बीच में, वॉल्यूम ऑफ H2 एंड dm क्यूब ऑफ I2 का क्या मतलब है, वॉल्यूम ऑफ I2 के बीच में रेशो है, तो हम जरा वॉल्यूम टू वॉल्यूम रेशो लगाते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ H2 रेशो वॉल्यूम ऑफ I2, इन दोनों के बीच में रेशो है, इक्वेशन से स्टैंडर्ड मिलेगा। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या बताती है दोनों के वॉल्यूम के बारे में, तो ये वॉल्यूम आ गया, वो कहती है जी कि 24 dm क्यूब ऑफ H2 को रिएक्ट करना चाहिए 24 dm क्यूब ऑफ I2 के साथ, तो हमें इधर से रेशो मिल गया, स्टैंडर्ड मिल गया कि इसका 24 dm क्यूब I2 के 24 dm क्यूब से क्या करता है, रिएक्शन करता है। तो अगर आपने I2 के 10 dm क्यूब इस्तेमाल किए, 10 dm क्यूब, तो फिर कितना आपके पास I2 रिएक्शन करना चाहिए, सॉरी I2 के 10 dm क्यूब है, तो 10 dm क्यूब ऑफ अगर हमने I2 इस्तेमाल किए तो H2 कितना इस्तेमाल होना चाहिए, ठीक है, वॉल्यूम वाइज, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से हमें क्या मिलता है 10 dm क्यूब आंसर मिलेगा।
क्लियर है? ठीक है सर। तो हम इन क्वांटिटीज के बीच में आपस में रेशियोज बना सकते हैं इन गिवन बैलेंस्ड इक्वेशन। हमें सिर्फ क्या करना है, हमें ये इन्फॉर्मेशन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देखते हुए या तो जुबानी आ जानी चाहिए, या हमारे पास अगर हेल्प के लिए हमने लिखना है तो हमें सारी चीजें उठा के लिखनी आनी चाहिए। ठीक है? तो जब आपको ये लिखने आ जाएंगी, फिर आप इसमें से किसी के बीच में भी रेशियो बना सकते हैं। आप वॉल्यूम ऑफ H2 और मोल्स ऑफ HI के बीच में, वॉल्यूम ऑफ H2 और वॉल्यूम ऑफ HI के बीच में, वॉल्यूम ऑफ H2 एंड मास ऑफ HI के बीच में, सारे स्टैंडर्ड्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है? इसी तरह मास ऑफ H2 और मोल्स ऑफ I2 के बीच में, मास ऑफ H2 वॉल्यूम ऑफ I2 के बीच में, तो हम सारी ये रेशियोज बना सकते हैं जो मोल टू मोल, मोल टू वॉल्यूम, मोल टू मास, ठीक है, मास टू मास, वॉल्यूम टू वॉल्यूम, मास टू वॉल्यूम, मोल टू वॉल्यूम, ये सारी रेशियोज हम इधर से फिर निकाल सकते हैं। बस बैलेंस केमिकल इक्वेशन होनी चाहिए, उससे ये इन्फॉर्मेशन आपको निकालनी आनी चाहिए। क्लियर है इतनी बात? क्लियर है सर।